हाँ, बस धन्यवाद नाना जी। बस मैं अच्छा वो पहले जिस तरीके से कैमरा था वैसे ही कीजिए। आनंद को बोलिए ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। हाँ, हाँ। हाँ, ऑनलाइन है। अच्छा हाँ, हो कैमरा गया। जैसे था ना वैसे कीजिए पहले, कैमरा का पोज़ीशन चेंज मत कीजिए। हाँ, ठीक है, ऐसे ही, बहुत सही। बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है आपकी, बहुत धन्यवाद। जी, ठीक है। नमस्कार, तो थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस के बाद हम वापस से आ गए हैं। नमस्कार, ठेठ पलामू के इस लाइव तो सेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज के बतकही के तीसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक रोचक कहानी से। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बुढ़िया थी। बुढ़िया किसी तरह बस पर सवार हुई और पाइप पकड़कर खड़ी हो गई। उसके हाथ में सीमेंट बोरी का बना एक झोला था, जिसमें नीम, करंज और सखुआ के दतवन के बंडल भरे थे। उसके बगल की 2x2 सीट पे बैठा अकेला युवक अपने स्मार्टफोन से टिप टॉप कर रहा था और दूसरी सीट खाली थी। बस में झटका लगा और बुढ़िया ठीक युवक पलामू पर लिखो गिरते तो। गिरते बची। अब जब बुढ़िया गिरते गिरते बची तो जो युवक हैं वो बुढ़िया से कहते हैं बड़े ही बेढंग से, बहुत ही गंदे ढंग से कहते हैं क्या कि ए बुढ़ी, ठीक से खड़ी रह, सर पर चढ़ी आती है। बुढ़िया ने पाइप को और जोर से पकड़ लिया। अगले स्टॉप पर एक कॉलेज गर्ल सवार हुई और युवक के बगल वाली सीट पर जा खड़ी हुई। अब कॉलेज गर्ल क्या कहती है, कॉलेज की जो लड़की है वो लड़के से क्या कहती है, एक्सक्यूज मी। युवक ने खिड़की की तरफ खिसक कर तुरंत उसके लिए जगह बना दी। थैंक्स कहकर लड़की सीट पर बैठ गई। तब उसने पास खड़ी बुढ़िया को सिर से पैर तक निहारा। सॉरी। वह तुरंत अपनी सीट छोड़कर उठ खड़ी हुई। दादी, यह सीट तो तुम्हारी है, तुम यहाँ बैठो। बुढ़िया को झिझकती देख उसको बाह पर उसकी बाह को पकड़ करके और लड़की ने उस सीट पर उसको बैठा दिया। सी अब सीट पर बैठी बुढ़िया डरी डरी सी युवक की ओर ही देखे जा रही थी, लेकिन युवक जो है वो शर्म के मारे उसके आंखें नहीं मिला पा रहा था और वो बाहर देख रहा था। बहरहाल इस कहानी को बताने के पीछे दो मकसद हैं। एक तो ये कि इस कहानी के जो रचयिता हैं वो आज हमारे गेस्ट हैं, वो आज हमारे साथ हैं। और दूसरा, अगर सरल भाषा में हम कहें तो संस्कार दिखी जाते हैं। तो देवियों सज्जनों जो भी अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि आज हमारे साथ जो विद्वान हैं वो साहित्य के संस्कार का निर्वाह पिछले 5 दशकों से, 50 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इन्होंने नागपुरी, जो झारखंड की एक देशज भाषा है। अच्छा, लाइव वहां पे मत चलाइए आजू बाजू, मुझे दिख रहे हैं, मैं अपनी आवाज जी, सुन जी, पा रहा हूँ। अच्छा जी। जी, जी। अब तो हमारे जो विद्वान हैं वो साहित्य के संस्कार का निर्वाह पिछले 5 दशक से कर रहे हैं। इन्होंने नागपुरी, जो झारखंड की एक देशज भाषा है, को समृद्ध करने के लिए में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। एक विशेष अनुराग है इनका अपनी मातृभाषा से। और 60-70 के दशक में ये पलामू के साहित्यिक समाज के अग्रणी रहे हैं। और नागपुरी और हिंदी के उद्भट विद्वान जिन्होंने नागपुरी भाषा की साहित्यिक चेतना को जगाया है। और ये स्वास्थ्य विभाग के अपने कार्यकाल में जब पलामू में थे तो उन्होंने कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए अभूतपूर्व सहायता की थी। तो बड़े ही आदर, सम्मान और आभार के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज के उद्भट विद्वान श्री धनेंद्र प्रवाही जी का। मैं करबद्ध प्रणाम करता हूं सर आपको कि आज आपने हमें समय दिया। बहुत 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 आभार आपका। धन्यवाद। और सबसे पहला प्रश्न पलामू से, तो आप पहले तो ये बताइए कि आपका पलामू का क्या कनेक्शन रहा है। और जो मुझे पता चला है कि आप 2 से 3 दशक तक पलामू में आपने अपना जीवन व्यतीत किया है। आप पलामू के अधिकतर क्षेत्र में घूम चुके हैं और वो भी साइकिल और पैदल, साइकिल से और पैदल से। तो अब आप हमें बताइए कि आपका पलामू से किस तरीके से संबंध रहा है। जी, पलामू से मेरे संबंध की चर्चा मैं ऐसे तो ऑफिशियली या जो कार्य के सिलसिले में जो है वो तो है ही, बताऊंगा ही। लेकिन जी
पलामू से मेरा संबंध, मेरा मातृपक्ष पलामू से जुड़ा हुआ है, तो जी, इस नाते, और आप जानते हैं, सब कोई जानते हैं नानी घर की क्या विशेषता होती है, वहाँ का क्या प्यार स्नेह होता है। तो मेरा नानी घर जी। तो पलामू में है। अभी वो हाँ, बेशक लातेहार जिले में अपना, जिस समय की बात है वो पलामू, बृहत्तर पलामू जो है, गढ़वा वगैरह सब कुछ था। तो मैं वहां से इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत सघन रूप से जुड़ा हुआ हूँ, गहरे से जुड़ा हुआ हूँ है। काज काज के सिलसिले में 1962 ईस्वी में मैं पहले पहले चंदवा पहुंचा था, चंदवा गया था, मेरी वहीं पदस्थापना हुई थी बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि उस समय हम लोगों का कैंपिंग सिस्टम मोबाइल सिस्टम था। तो जी, मोबाइल होने की वजह से बहुत दिन तक एक जगह रुकते नहीं थे। थोड़े दिनों के बाद में थोड़े समय के लिए हम रांची डिस्ट्रिक्ट के कुछ प्रखंडों में आए, वो सिमडेगा तरफ, खूंटी तरफ। तो उसका हुआ बहुत थोड़े समय के लिए। 63 के मध्य में मैं पलामू पहुंच गया, और उसके बाद से पलामू के मुख्यालय में तो करीब करीब 10-15 साल रहना पड़ा। वहीं से वापस इधर आए, और विभिन्न प्रखंडों में, वहाँ का प्रखंड लेस्लीगंज, वहाँ ज्यादा समय मैंने दिया। जी, और ऐसे चैनपुर, रंका, गुदरमाना, उसी के अंदर मेरा नुजगंज है, अब छत्तीसगढ़ में है। और फिर ये गढ़वा, तो बहुत सारी जगहों में, वो तो आप बहुत ही पुरानी बात होगी, 62-63 की बात, तो फिर भी तो वहां रहा। और इसी का आपने कहा कुष्ठ के सिलसिले में, नहीं, कुष्ठ के सिलसिले में भी काम हम लोग करते थे, चूंकि स्वास्थ्य विभाग से था। लेकिन वास्तव जी, में उन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर, जैसे अभी जो कोविड है, इस तरह की बीमारी थी चेचक, जिसको हम लोग जी, स्मॉल पॉक्स कहते थे। छोटी माता नाम है, लेकिन वो बड़ी माता थी, और बहुत हुँ, वेरुलेंट, और बहुत ही एपिडेमिक नहीं, पैंडेमिक जैसी स्थिति उस समय भी थी। तो उसी में हम लोग उसके इरेडिकेशन प्रोग्राम में वहां पर गए थे। ये तो बहुत वाह! लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि करीब करीब 58 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, और 75 जाते जाते सरकार की यह योजना 100% सक्सेसफुल हुई है। ये ग्लोबल लेवल पर काम हो रहा था, बहुत वैज्ञानिक ढंग से काम हो रहा था इसका। और ये 75 से जीरो है, अभी 75 के लोग के बाद के लोग तो स्मॉल पॉक्स को जानेंगे भी नहीं, जैसे कॉलरा एक इतिहास की चीज हो गई, इस तरह की बात है। तो ये तो हम लोग वहां पर काम किए, थोड़ा समय हम रहे लेस्लीगंज में। तो लेस्लीगंज के तो चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूँ, वहाँ के लोगों से, वहाँ के गांव से, वहाँ के जंगल से, तमाम लोगों से बिल्कुल इतना हिल मिल गया। सिर्फ 3-4 साल रहा, उसके बाद में जी, डाल्टनगंज मुख्यालय में आया। तो फिर मुख्यालय से ही इधर मेरा आना हुआ। तो मुख्य रूप से मैं स्वास्थ्य विभाग के उसी कार्यक्रम के सिलसिले में था, और जी। बाकी तो जी। बड़ा अच्छा लगा सुन के। अच्छा, और आपकी साहित्यिक रुचि जो है वो अप्रतिम रही है। अब इसके पहले कि मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, आपने जी। एक बहुत ही सुंदर गीत लिखा, मृक्षौना मन। जी। और वो और उस उस गीत की खासियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वो प्रेम गीत है और वो आपने डाल्टनगंज में लिखा था। तो जी। मेरा एक अनुरोध है, और वो भी करबद्ध अनुरोध है, कि यदि आप थोड़ा गुनगुना दें मृक्षौना मन, तो आप भी हमारे कार्यक्रम का आगाज बहुत अच्छा हो जाएगा। बेशक, वो मैं करीब करीब तैयार हूँ, ठीक है। जी, थोड़ा सा जी। ढूंढ लेता हूँ, हो जाएगा ज़रूर, इसी ज़रूर। पर है। ज़रूर, ज़रूर। अभी हम एक बहुत-सी प्यारा गीत सुनेंगे जो अ, धर्मेंद्र प्रवाही जी ने यहाँ डाल्टनगंज में लिखा था, और ये प्रेम गीत था, और बहुत ही सुंदर गीत है। और बड़ा आभार आपका कि आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया सर। देखिए, ये गायन का आपका मैं आदेश कर रहा हूँ, तो जी, आदेश ही है। गले जी। में थोड़ी तकलीफ रही है, शायद ना खींच पाऊँ, इसमें ज्यादा खींचना है कोई बात हमको। नहीं। फिर भी बीच में अगर से टूट जाएगा तो मैं पूरी कविता आपको सुना दूंगा, छोटा ही है। जी, वृक्षोनाम एक प्रेम गीत है, एक श्रृंगार गीत है। और इसमें प्रकृति के सौंदर्य का के बहाने, क्योंकि प्रकृति तो हम प्रकृति और हम एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। प्रकृति के बिना काव्य कम से कम, तो काव्य की जी, तो कल्पना ही नहीं कर सकते। वो हमारे भाव में, विभाव में, स्थायी भाव में, अलंकार में, अर्थात काव्य की जितने भी अंगोपांग हैं, सबों में प्रकृति हमारे साथ जुड़ी हुई। इसके बिना हम एक कदम भी काव्य कम से कम नहीं चल सकता है, सब कुछ हमारे जी, मन में। तो इसमें प्रकृति के रूप का, उस रूप का वर्णन है जो बसंत के आगमन के साथ में उसका जो रूप होता है,
और उसी में ये एक तरह से उपालंब है, नायक नायिका के प्रति ये उपालंब करता है कि तुम्हारे रूप में ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या बात है, क्यों ऐसा किया तुमने, मैं विचलित हो रहा हूँ। ये प्रकारांतर से ध्वन्यार्थ है इसका, तो मैं इसको आपके सामने कोशिश करता हूँ। बहुत आभार आपका। तुमने क्या पूछ दिया मदमाती आँखों से, तुमने क्या पूछ दिया मदमाती आँखों से, बहक गया सोने का भोला मृग छौना मन, बहक गया सोने का भोला मृग छौना मन। वाह वाह आगे वाह है, वाह वाह। अनब्याहे मधुरित की पलकों पर तैर गए, आमों के बौरों से छनी हुई धूप, सांसों की बासंती लहरों पर तैर गए, सपनीली चाहों के कई कई धरती को छूते से साखों के अंग, ओ दमक उठा मन का वन टेसू के रंग। टेसू की बात आती है तो मैं खुद विचलित हो जाता हूँ। आगे देखता हूँ, आगे, तुमने दमक उठा मन का वन टेसू के रंग, तुमने क्या फूंक दिया मधुगंधी सांसों से, ओ महक गया मौसम का रस भीगा सोना मन, महक गया बहक गया मौसम का रस भीगा सोना मन। आगे है और अंतिम है, उलट दिए रंगों के लबालब कटोरों को, रसवंती धारों में पिरो दिए फूल, उलट दिए रंगों के लबालब कटोरों को, रसवंती धारों में पिरो दिए फूल। क्या हुआ, इंद्रधनुष सी काया, इंद्रधनुष सी काया उभर उठी सतरंगी, इंद्रधनुष सी काया उभर उठी सतरंगी, आँखों के नीले से सागर के कूल, आँखों के नीले से सागर के कूल, चहक उठा मन पाखी, चहक उठा मन पाखी किरणों के संग, किरणों के संग, चहक उठा मन पाखी किरणों के संग,
बांट दिया मौसम ने घर घर पर भंग, वाह बांट दिया मौसम ने घर घर उमंग। अंतिम पंक्ति है, तो जी तुमने क्या बांध लिया, तुमने क्या बांध लिया गदरीली बाहों से, हो कसक गया अनजाने हारिल सालूना मन, कसक गया अनजाने हारिल सा लूना मन। तुमने क्या पूछ दिया मदमाती आंखों से, ओ बहक गया सोने का भोला मृग छौना मन। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, सच में मेरे पास शब्द नहीं है शायद कि मैं कुछ कह सकूं। इस समय मैं नीरवता निशब्द स्थिति में चला गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे इस रिक्वेस्ट को लिया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, जी आगे धन्यवाद। बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमारा साथ देने अब आ गई हैं प्रबल लेखनी और विलक्षण प्रतिभा की धनी, अब हमारी जवारी बहिनी जया दुबे जी। नहीं, बहुत आप धन्यवाद इसको जया दोहराएं, आपका। क्या कहा मैंने, नहीं सुना, क्या कहा आपने? अच्छा अच्छा, अब वो हमारे साथ हमारी जो को होस्ट हैं वो भी आ गई हैं, नाना जी। आपको स्क्रीन पे 3 लोग इस समय दिख रहे होंगे, है ना? जी जी, हाँ। जी जी जी। तीन, तो जया मेरा, आप और एक, जया, आवाज नहीं, उनका आवाज नाम कट रही जया है। जया जी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये नाम मुझको एफबी में पढ़ा हुआ सा लगता है क्या? है। हो जी सकता है। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा, जी नाना जी आप तो जी उस काल के हैं जिस समय में मतलब हमें बहुत कम जानकारी है उस बात की, 1967 के अकाल की। तो जी। आप कुछ कुछ हमें बताएंगे आप, क्योंकि आपने उसको बहुत करीब से देखा है, तो उस समय का कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। बिल्कुल, ये 1967 का अकाल जब आप कहते हैं तो एक अजीब सा दृश्य उभर आता है मन मस्तिष्क में। और जी ये जिस पलामू की भूमि में प्रथम बार गया था, जिस उमंग और उत्साह से, और जो हरियाली वहां देखी थी, और जो वहां मुझको लगाव पैदा हुआ, 67 ने मेरा सारा सपना भंग कर दिया। 67 की बात मैं बताऊं आपको, थोड़ा समय लगेगा, मैं पता नहीं आपके पास कितना समय है, लेकिन जब 67 के अकाल की बात कही तो साहित्य की बात होगी। तो वो अकाल वैसा प्रचंड था, और कल्पनातीत तो इसलिए कह सकते हैं कि किसने अकाल की कोई कल्पना थी नहीं। आज के समय ये मौसम वगैरह की जो भविष्यवाणियां, वो सब कुछ नहीं थी, अचानक से ऐसा हुआ। चारों तरफ ताल तलैया बिल्कुल वर्षा से भरी हुई, ताल तालाब सब कुछ, खेतों में हरियाली, और धान की फसल जो है वो समय है था, धान की फसल भी करीब करीब एक हाथ के जैसा बिल्कुल जी हो गया था। सारी सब तरफ बहुत खुशहाली, बहुत सारी आशाएं उमंगे थी। तो वैसे में एक बैग, शायद ये भादो महीना का, ना शायद उससे पहले की बात है, जो भी हो, ये हिंदी महीना याद, तो पूर्णिमा का चांद देखे। और उस समय हम लेस्लीगंज में थे और घूम रहे थे हम लोग मित्रों के साथ में, प्रखंड के साथ तमाम मित्र थे। मैंने मित्रों से कहा कि इस महीने में चांद का इस तरह से हंसना मुझको अच्छा नहीं लग रहा। कहा क्या बात करते हैं आप भी, आप लोग कब तो थोड़ी कविता वविता इधर उधर सुनाते, तो कहे कि आप लोग कवि लोगों को ना हर चीज में कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। मुझे संतोष नहीं हुआ, मैंने देखा। और मैं क्या बताऊं अभिषेक जी, उसके बाद से जो वर्षा गई, जो वर्षा गई वो गई, सो गई रह गई। उसके बाद में मैंने ओहो मेघ पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, शायद प्रसंग पर कुछ सुनाऊं भी या बताऊं भी मैं। वो एक मेघ उमड़ते थे और लौट जाते थे। मैं उस समय गुनगुनाया था, मैं आपको बता दूं, मुझे याद पड़ रहा है। लौटे जी क्यों जाते अंबर से, बिन बरसे मत वाले बादल,
बिन बरसे मत वाले। ये हृदय विदारक दृश्य है। और वैसे नहीं कभी वियोगी होगा पहला, कभी आह से उठी, तमाम बातें चर्चात हो गई और मेरा मन चित्कार कर उठा कि लौटे क्यों जाते अंबर से बिन बरसे मत वाले बादल। तुम आते तो सौ सौ, मन में सौ सौ आशाएं जगती हैं। खैर कुछ भी प्रसंग आ गया था इस तरह से, इसी नहीं भावभूमि नहीं, पर हमें आगे हमें वो इसको अंत सुनना है शब्द में नाना जी, है, हमें वो सुनना है, हमें वो सुनना है। आप अपनी वो डायरी में सुनना से है निकाल आपको। लीजिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा मैं जरूर ये पूरी करूंगी इच्छा, हाँ, क्योंकि ये मेरा मैंने वो दर्द है मेरा जो रोया है वहां पर। एकदम सुनना है हमें ये। हाँ हाँ ठीक है। आंशिक रूप से एक एक स्टेंजा है वो बताता हूँ, पूरा तो खोजने में हमको समय लग जाएगा, फिर भी जरूर। देखेंगे बाद में। ये है, लौट रहे तुम क्यों अंबर से बिन बरसे मत वाले बादल, बिन बरसे मत वाले। तुम आते तो मन में सौ सौ गाथाएं जगती हैं। तुम आते तो मन में सौ सौ गाथाएं जगती हैं। नभ होता जब सजल, नभ होता जब सजल मही की आशाएं सजती हैं, आशाएं सजती हैं। तो लौटे क्यों जाते बिन बरसे, धरा पुत्र को करते बिह्वल। लौट रहे तुम क्यों अंबर से बिन बरसे मत वाले बादल। इसको ढूंढ कर निकालने में तो मेरे को थोड़ा समय लग जाएगा, तो यही कोई बात मानगी है और आगे भी होगा। नहीं। मैं बादलों पर, बादलों से मेरी बहुत बातचीत है, अगर मौका मिला तो मैं बहुत सारे सुनाऊंगा। वैसे जरूर है जैसे मैं बादलों को मैंने गुस्से में एक बार कहा, याद पड़ गया तो मैं सुना दूं शायद, जरूर जरूर। अन्यथा आपका समय बर्बाद हो रहा होगा। तो नहीं नहीं, हमारे पास मैंने बहुत कहा समय है था, आपको सुनने के लिए। तो मैं सुनाता हूँ, मैं क्या उलाहना देता हूँ उसमें बादल को। कहता, जरूर। प्यास बुझने को नहीं व्याकुल धरा की, प्यास बुझने को नहीं व्याकुल धरा की। तुम जलद घन, तुम जलद घन जो न बरसो तो भला है। प्यास बुझने को नहीं व्याकुल धरा की, प्यास बुझने को नहीं व्याकुल धरा की। तुम जलद घन जो न बरसो तो भला है। क्या कहना है। फट चुकी छाती निरंतर हो रहा शोषण यहाँ। फट चुकी छाती निरंतर हो रहा शोषण यहाँ। देख लो है गर्त मुँह बाए पड़े कितने कहाँ। देख लो है गर्त मुँह बाए खड़े कितने कहाँ। यदि है तुम्हारे पास, यदि है तुम्हारे पास निधि से
अधिक करुणा ही भरी, यदि है हाँ तुम्हारे पास निधि से अधिक करुणा ही भरी, तो बंधु उससे तो युगों, तो बंधु उससे तो युगों की प्यास बुझने को नहीं। बहुत प्यास है, इसलिए हाँ शेष ही रह जाए यदि तृष्णा हाँ धरा की, शेष हाँ ही हाँ रह जाए यदि तृष्णा धरा की, तुम जलद घन जो, तुम जलद घन जो न बरसो तो भला है। मैं यही रोक देता हूँ इसको, उतना कंठ साथ नहीं दे पाएगा, अच्छा ज्यादा टालना पड़ता है तो आगे जी फिर देखा जी जाएगा। जी 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 हम्म, जैसे एक साथ की। तो हम बात कर रहे थे अकाल की। तो जी आपके आपके हिसाब से वो अकाल जो था वो बहुत ही तीक्ष्ण था और बहुत ही वैसा आपने कभी पहले देखा नहीं था। जी, नहीं सोचा भी नहीं था। जी हाँ, जान जी कल्पना भी नहीं की थी, इसलिए कि अकालों का उतना वर्णन कहाँ मिलेगा। और ये जी मैं अकाल की बात को आगे बढ़ाते बताता हूँ कि कुछ जो अनुभव है, जी जी दोहरी मार हो गई थी पलामू के साथ, तो ये एक्सक्लूसिवली पलामू के लिए ये अकाल था। वहीं बगल में यहाँ रांची जिला है, वहां पर इस तरह का जी सूखा नहीं था, कुछ पैदावार भी हो जी गया था वहां तो, मुआर भी नहीं हुआ, मुआर भी नहीं हुआ बिल्कुल। जो जिन धास जिस धान की और जिस फसल की मैंने बात की, वो तो उस पर हसुआ भी नहीं पहुंच सका वहां तक। खैर, उस समय दोहरी मार थी, एक तो चेचक का पैंडेमिक जी पूरे, माने जी जिन गांवों में हम जाते थे, हम स्वयं कैसे जीवित बचे आज इस रूप में आपके सामने, और लोग हम लोग यहाँ पर हैं, उसका कोई उसकी कोई खबर नहीं। एक एक गांव में नई नई कब्रों का, एक बार तो मैं कब्र में बिल्कुल जा रहा था, धावाडी है लेस्लीगंज का एकदम उधर सतबरवा तरफ का इलाका, और इधर से जा रहा था, मैं एक कब्र में साइकिल समेत जाकर गिरा, कब्र के ऊपर में, ओहो ताजा कब्र जी था, ऊपर से कपड़ा दिया हुआ था, सांझ का अंधल का था। मैं उसी गांव में जा रहा था जहां बहुत ज्यादा बीमारी थी, उसी को देखने के लिए, और मैं गिर गया, लेकिन मुझे कोई भय नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस समय अवस्था भी बस 19-20 वर्ष की थी, तो क्या डर था, कोई डर नहीं। और तब गांव में गए, बहुत एक अजीब तरह की गंध आती थी, घर घर सिर्फ और सिर्फ वो बीमारी थी। जी तो जी जी और इधर से अकाल। लेकिन ये बात है कि सरकार ने उस समय काफी चुस्ती और मुस्तैदी से काम लिया, और जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थाएं, विदेशों से हाँ आए लोग, और दिन रात एक करके हर तरह का परिश्रम करके, और उस समय में जो अन्न और जल और दवा जो पहुंचाना था, सब कुछ पहुंचा उस समय हमारे यहाँ। आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ, पलामू में ये कुमार सुरेश सिंह डीसी थे, और उन्होंने हम्म, बहुत ही दक्षता पूर्वक इस अकाल का सामना किया। सारे लोग, यही मैंने देखा, इसलिए में भी देखा मैंने कि लोगों में आपस का सहयोग की भावना थी, लोग एक दूसरे की बात को समझते थे और दूसरे के कष्ट को समझते थे। बड़े बड़े घरों के लोग, तथाकथित जमींदारों के लोग, फ्री किचन सेंटर जो होता थे, फ्री किचन से वो अपना बर्तन भेज करके हरवा हरवा से और अनाज मंगा लिया करते थे। अब इससे सोच लीजिए, तो यही स्थिति थी। लेकिन खैर, सरकार और पब्लिक का जो आपस का सहयोग और समन्वय, तो ये बीमारी दूर हुई और अकाल गया। फिर उसके बाद में सब कुछ सामान्य। आवाज नहीं आ रही आप हमारा? हाँ अब आ रही होगी आवाज। हाँ हाँ अब हाँ अच्छा, जब मैं आपके इंटरव्यू के सिलसिले में जब आपके बारे में कुछ जानकारी मैं हासिल कर रहा था, तो एक बड़ा ही रोचक बात जो मैंने जानी वो कि आपको लिखने की भाषा लेखन की प्रेरणा जो है वो जाकिर हुसैन साहब से मिली। जी हाँ, यह भी एक छोटी सी घटना पर आधारित है। मैं गांव का स्कूल छोड़ करके सन 1958 में यहीं बगल में रातू महाराज का जो पैलेस था, तो उन्हीं का जी राज के स्कूल में, उसका नाम था सी एन राज एची स्कूल रातू, छोटा नागपुर जी राज उच्चांग विद्यालय।
तो जी, वहां पर गए। उस राज परिवार से हम लोग जुड़े हुए थे, काफी हिस्सा से हमारी पीढ़ियां उससे जुड़ी हुई थी, अभी तक जुड़े हुए हैं, लेकिन अब तो राज परिवार में उस तरह की स्थिति नहीं है। नहीं तो वहीं गया और वहीं हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। गांव के स्कूल से हाई स्कूल जाने के बाद में जो वातावरण बदला, तो मुझे अपने आप को वहां पर एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन समय ज्यादा नहीं लगा और हो गया। तो खैर, तो गर्मी के दिनों में जो राज्यपाल हुआ करते थे बिहार के, वो रातू आया करते थे। वो जो झील आप देखते होंगे रातू में, रांची जाने के क्रम में दाहिने तरफ जहाँ जी, फन कैसल वगैरह है, उस समय बिल्कुल खुला प्राकृतिक सौंदर्य का क्षेत्र था, बहुत खुला। जी, गर्मी के दिनों में बहुत राहत। तो प्रायः करके गवर्नर साहब जो है वो आते थे और गाड़ी यही नजदीक में ही रोड से करीब छोड़ करके और दूर तक घूमते हुए चले जाते। बहुत ठंडी हवा, बहुत अच्छा लगता था। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो एक दिन दो चार लड़के हम ऐसे गए देखने के लिए चले जाते थे। तो उसका ड्राइवर था, जी, वो बोला कि भाई आप लोग ऐसे क्यों इधर उधर से जागते हैं, आप लोग खड़े हो जाइए। उसने तरीके से हम लोगों को, करीब 5-6 विद्यार्थी रहे होंगे, हम लोगों को खड़ा कर दिया। हम गवर्नर साहब से मिलवाएंगे, जो भी हुआ भी वही। उधर से जब लौटने जी, लगे तो गवर्नर साहब एक एक करके हम लोगों से नाम वाम पूछते थे। ठीक है। तो जब मेरी बारी आई तो मैं मन में सोचा, उसमें तो 8वीं में पढ़ता था, नई नई अंग्रेजी की पढ़ाई दिस दैट करते थे और बहुत कम जानते थे अंग्रेजी, फिर भी सोचते थे कि अंग्रेजी तो पढ़ ही रहे हैं। लोग नहीं कहते कि यार वेलकम थैंक यू बोलते हैं तो अंग्रेजी कैसे नहीं आती है, वैसी बात थी। खैर, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है बाबू। मैंने झट से जवाब दे दिया अंग्रेजी में। फिर पूछा किस क्लास में पढ़ते हो। उतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती, मैंने कह दिया कि अंग्रेजी है। तो उन्होंने कंधा थपथपाया और कहा कि हिंदी में बोलो, हिंदी हमारी मातृभाषा है। और फिर सभी लड़कों को संबोधित करके उन्होंने कहा कि देखो, हमें सब भाषाएं सीखनी चाहिए और जी, जो भाषा सीखें उसको अच्छी तरह सीखें, लेकिन अपने काम काज की भाषा हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। और जी, कुछ कुछ बातें कही मैंने, ये संस्मरण। उस समय साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग दो पत्रिकाएं बहुत प्रमुख थी, निकलती थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैंने अपना यह संस्मरण डाला था। ये 1900 उस समय डालते थे, वहीं से लिख करके वो छवि भी थी अविस्मरणीय के अंदर में। अभी भी मेरे पास वो है उसका अंक। तो खैर, तो जी, तो वो उनके आने के बाद से, उनके कह के जाने के बाद से, फिर एक क्षण रुकिए। जी, तो वो प्रकाशित हुई रचना। उसके बाद में हम लोगों ने, मैंने अपने दिल, मेरे दिल में ये बात हुई कि इतना महत्व है, इतने बड़े विद्वान और वो भी राज्यपाल बहुत बड़े, वो उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा और उसने मुझे हिंदी की ओर खींचा। हालांकि बाद में मैंने एमए किया अंग्रेजी में, उसकी अलग कहानी है। तो वो उसका दूसरा काम था, वो नॉलेज से। लेकिन मेरा अंग्रेजी से वो लगाव नहीं था जो मेरा हिंदी से है, संस्कृत से है और दूसरी दूसरी भारतीय भाषाओं से है। लेकिन ये अच्छा, प्रेरणा मातृभाषा में, ये उनकी देन है, आज वो नहीं है, लेकिन जहां भी रहे उसको तो मैं, उनका महत्व है अभी भी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक प्रश्न आ रहा है और मैं वो प्रश्न पढ़ता हूँ कि पलामू हमारे व्यूअर से एक प्रश्न है कि पलामू प्रवास के दौरान आप अक्सर यहाँ की साहित्यिक गतिविधियों से में सक्रिय रूप से भाग लेते रहते थे। तो उस दौर के साहित्यिक माहौल जो पलामू में था, उसके विषय में कुछ हमें बताइए? लेस्लीगंज से हम करीब करीब 67 का काल बीता, 68-69 के आरंभिक दिनों में आए। 69 के जी, आरंभिक दिनों में आए तो यहाँ पर जब सेटल कर गए, थोड़ा सा महीना लगा, तो उसके बाद यहाँ का वातावरण जो देखे तो रम गए यहाँ पर। उन दिनों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ के हिंदी विभाग के प्राध्यापक थे, वो जाके हजारीबाग से विनोबा भावे से एचओडी हिंदी होकर के रिटायर किए, अब बेचारे दिवंगत हैं। डॉक्टर चंद्रेश्वर कर्ण, नाम सुना भी होगा, हालांकि उस समय पुरानी बात है, तो वो अब नहीं है। वो थे एक, बहुत सारे साथी थे, साथियों का नाम भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ बहुत अच्छा वातावरण था। साहित्य समाज में एक हमारे साथी थे, श्री सीताराम पाठक। उस साहित्य जी, समाज मतलब कि यहाँ की लाइब्रेरी, वो समझिए उस समय की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी और जी, तमाम राजनीतिक साहित्यिक गतिविधियों का एक केंद्र ही था उस उसमें थी।
छोटा सा ग्राउंड था, वहीं पर बड़े बड़े नेता आए, जेपी भी आए और लोहिया भी आए, मधुली मैया भी आए और कितने कितने नेता सब वहां उनको देखे। लेकिन हम लोगों की गोष्ठियां, साहित्यिक गोष्ठियां, कभी कथा पर, कभी कविता पर, कभी उपन्यास पर भी वो चर्चाएं वहां पर प्रति सप्ताह प्राय हुआ करती थी। मतलब कि निमंत्रण नहीं भी हो, किसी कारण से आपसे मिलना नहीं हो पाए, तो आप साहित्य समाज में चले जाइए, वहां कुछ न कुछ साहित्यिक गतिविधि हो रही है। सीताराम पाठक जी, हालांकि बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता होगा उनका, लेकिन बहुत अवगत करते, तो प्राय करके वहां पर और कभी सम्मेलन वगैरह हुआ करता था, तो उसमें गांव के, मैं कुछ के नाम बता दूं आपको कि कौन लोग थे, जरूर आपको चाहिए उसकी जानकारी। जरूर जरूर। उस समय के कुछ साहित्यकारों का मैं आपको जरूर जरूर। नाम बताता हूँ जी। जी। डॉक्टर चंद्रेश्वर का तो मैंने कहा, श्री सत्यनारायण नाटे, श्री जी सत्यनारायण नाटे यहाँ के पलामू के लिए तो कहिए कि आज जो लघु कथाएं, आपने मेरी एक लघु कथा भी सुनाई, तो उन लघु जी। कथाओं के प्रेरक लेखन मेरा लघु कथा था सत्यनारायण नाटे थे, आप बेचारे नहीं है, तो लेकिन उनके पुत्र हैं, आप लोगों ने एफबी वगैरह में देखा होगा, अमन चक्र, जी। अमन चक्र करके, वो अच्छा। बड़े अच्छे चित्रकार, आप बहुत बहुत अच्छे मर्मज्ञ चित्रकार हैं। है। जी हाँ, बहुत जी। अच्छे चित्रकार हैं। मैं उनकी, मैं तो पुत्रवत स्नेह मेरा उन पर है। तो वो हुए सत्यनारायण नाटे जी। एक रामेश्वर राकेश जी थे, वो होमगार्ड में थे, बाद में उसके डीआईजी वगैरह होकर के वो रिटायर किए, अब कहाँ है पता नहीं। एक कृष्णानंद कृष्ण थे भोजपुरी के, और हाँ हाँ। उनका जैसे हम लोग नागपुरी और पलमुआ बोली से जो अनुराग है, उनको भोजपुरी से बहुत होना था। बाद में उन्होंने भोजपुरी में अच्छा लिखा, यशस्वी भी हुए, शायद वो अब नहीं रहे। उसके बाद अच्छा। में एक सिद्धेश्वर नाथ ओंकार, पता नहीं था, मैं बहुत दिनों से नहीं गया, तो ये वो वहां के दिनकर मेरे माने जाते थे, मतलब मंच पर मेरे दिनकर जी है। जी, मेरे घर के ठीक बगल में उनका घर है। अच्छा, अभी हैं ओंकार जी? नहीं नहीं, नहीं रहे वो। नहीं होंगे, वो हाँ, है नहीं। ये खैर। जी। तो मैंने उनके प्रति श्रद्धांजलि, बहुत निकटवर्ती मित्र रहे। तो जी। वो जब मंच पर है तो आपको लगेगा कि दिनकर की कविता चल रही है, कोई वाचक बहुत प्रचंड है, तो प्रचंड ही थे वो, जी। ओंकार थे, प्रचंड थे, बहुत अच्छी आशु कवि जैसे थे। फिर जी। डॉक्टर बीपी केसरी, उनका नाम सुने ही होंगे, जीएलए कॉलेज से फिर जी। यहाँ आए रांची में, और ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज के डिपार्टमेंट के हेड हुए बहुत दिनों तक। वो सब तो डॉक्टर बीपी केसरी, हम लोग बहुत निकट थे वहां पर। डॉक्टर ब्रजकिशोर पाठक, वो हिंदी के, डॉक्टर हाँ हाँ जगदीश्वर पाठक, ऐसे ऐसे लोग। हाँ। डॉक्टर वाह वाह ब्रजकिशोर वाह। पाठक के साथ तो मेरा एक संस्मरण भी है। उनका लेक्चर सुनने के लिए मैं तो मतलब कि एक्सटर्नली भी जाती रहा बराबर, बाहर का। तो मैं सोचता था कि किसी दिन चोरी से भी अगर उनका लेक्चर सुनता, मुझे कॉलेज के लेक्चर वक्त सुनने का अवसर नहीं मिला, जो क्योंकि मैट्रिक वाह। पास करने के बाद तो आ ही गए इधर, तो लेकिन नहीं सुन सके, मगर उनसे इतनी फिर निकटता हो गई कि वो दोस्त फिर खत्म हो गया। तो डॉक्टर ब्रजकिशोर पाठक, डॉक्टर जगदीश्वर प्रसाद इतने सौम्य, इतने अच्छे साहित्यकार, इनकी पुस्तकें तो खैर बहुत हाई लेवल के लोग ही पढ़ के, हालांकि बहुत अच्छी किताब। तो वो एक तो दामोदर सिंह जी थे, अभी शिवरात्रि कॉलेज में रहा करते थे, उनके अभी बहुत रामेश्वरम का नाम आपने सुना होगा, श्री रामेश्वरम डाल्टनगंज के। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तो नहीं हुए, तो वो हलधर वगैरह, जो हलधर पत्रिका के संपादन में भी थे, और बहुत उनका अच्छा रहा। बाद में आपको ये बंधुआ प्रथा, उन अपने पेपर के माध्यम से बंधुआ मजदूरी के का विरोध उन्होंने किया। और ये पलमुआ भाषा, जिसके लिए अभी हम लोग ये जी। कर रहे हैं, जो और ठेठ पलामू के लिए, जो जिस भाषा के लिए काम भी, उसके लिए भी काम कर रहा है ठेठ पलामू, तो खैर वो थे। तो अब वो भी नहीं रह गए। अधिवक्ता समाज से भी बहुत सारे लोग थे, जैसे श्री रघुवीर सहाय जी, श्री गनौरी बाबू, श्री कामेश्वर सहाय जी, उनके पुत्र भी कुछ कविता तो भी मंच में का दुबराए थे, अभी तो तो उम्रदार हो गए होंगे। है, ये सब थे। एक गोकुल बसंत जी थे, लेकिन मेरे से उनकी कोई, उनका आमना सामना नहीं हुआ।
वो जब छोटा नागपुर भूमि के आरंभिक दिनों में जुड़ चुके थे तब हम फिर इधर आ गए। तो गोकुल बसंत जी उनको अभी होना चाहिए, बिल्कुल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक मार्कंडेय प्रवासी थे, वो आपके भवनाथपुर नहीं मझियाओं के थे, तो वो भी हाँ हाँ बहुत मधुर कंठ, सुहास और सुदर्शन। तो बड़ा ये सब इनका माहौल था। तो साहित्यकारों का हम लोग का मिलना जुलना, साहित्य समाज, या फिर हाँ, एक शिव जी थे, शिव जी अजंता प्रेस के ऑनर थे, शिव शंकर सिंह। तो उनके यहाँ हम लोग खूब जुटते थे और छोटी मोटी गोष्ठी तो ऐसे ही बैठ कर लग जाती थी। तो शिव शंकर वहां अच्छा, मिलते थे। और फिर जेल हाता में उनका है अभी, साहित्य समाज में हाँ, गोष्ठियां होती थी। हलधर प्रेस में, जहाँ से हलधर पत्रिका निकलती थी, हलधर प्रेस में भी जुड़ते थे सब लोग। उधर जेल कॉलेज से लोग गाँव में जुटे, घंटों बैठ के हो। तो यही यहाँ का साहित्यिक। और यहाँ से कुछ न कुछ निकलते, 3 पत्रिका पत्र निकलते थे यहाँ से, साप्ताहिक जी, हलधर, हाँ, पलामू दर्पण और जी, छोटा नागपुर भूमि, ये 3 इसी में वाह! छपते थे। और जैसे जो कुछ और छपने में, जैसे हम लोग तो वहीं रह करके फिर आज सायं समाचार, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, वैश्य स्त्री पत्रिकाओं में भी छपे। वहाँ के सोहबत का, वहाँ की संगत का, तो ये वातावरण था। बहुत उर्वर भूमि है, रही है साहित्य के लिए और राजनीति के लिए भी हाँ, रही है, जिससे मेरा कोई लगाव नहीं, लेकिन दिखते रहे यहाँ रह कर, तो वो बहुत अच्छा रहा वहाँ का वातावरण। वाह! बड़ा बहुत जानकारी दी आपने, और आपने जितने साहित्यकारों के बारे में हमें बताया, उनमें से कुछ जी को तो मैंने ज़रूर जानता हूँ मैं उनको, उनके बारे में सुना है, लेकिन बहुत ऐसे नए नाम मैंने सुना अभी, और मैं ज़रूर जी। यहाँ से जा कर के उनके बारे में जानने की कोशिश भी करूँगा। अच्छा आपको मैं एक सूत्र देता हूँ, एक सूत्र देता हूँ जी, आपको, एक सूत्र जी, देता हूँ अभी वहाँ के साहित्यकारों के बारे में, क्योंकि आपको ठेठ पलामू के लिए बहुत काम देगा वो, इसलिए भी जी, क्योंकि हम ठेठ पलामू के मंच की बड़ी सराहना करते हैं, इसलिए कि आने वाले समय के लिए कि इंसाइक्लोपीडिया बनने जा रहा है आपका ये ठेठ पलामू। जैसा देख रहे हैं, हाँ, लोगों का जुटाव हो हाँ, रहा हाँ, है। आप लोगों ने इसके पहले आपने 2 लोगों को सामने लाया, दोनों बहुत बड़े बड़े लोग थे। आपको श्री राकेश कुमार सिंह जी को आपने लोगों के बीच लाया, इतने लोगों का मैं स्वयं उनके दर्शन नहीं किया था। आपके ठेठ पलामू का धन्यवाद है कि उनके दिया। और एक गढ़वा की एक, हम तो बच्ची अदिति, कहते हैं लेकिन अदिति अदिति जी का, गुप्ता। अब उनका जो उनका प्रोग्राम, मैं तो भावाभिभूत हो गया कि इतना बढ़िया बोले और इतना उपयोगी चीज। अभी बहुत उम्रदार बच्ची नहीं हुई थी, बहुत सुंदर। आपके जो प्रश्न पूछने का तरीका, आपने बहुत स्पेस दिया उनको, मन भर वो बताई। बहुत और लोग बहुत लाभान्वित हुए, बहुत लोग बहुत लाभान्वित, उनकी तो 14 भाषाओं में उनका निकलता है। तो ये सब चीजें जो हुआ ना, तो ठेठ पलामू में जो संकलन बनने जा रहा है आगे के लिए, वो जी, हमको लगता है कि एक इंसाइक्लोपीडिया होगा। ऐसा वाह! आप लोग लगे रहिए, बहुत युवा लोग बहुत मन से लगे हुए हैं, ज़रूर। बहुत अच्छा होगा। ज़रूर। इस उत्साहवर्धन के लिए, इस प्रोत्साहन के लिए बहुत-बहुत आभार आपका। अच्छा, अब नहीं इस क्योंकि पे जया हमें सुन जया कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हम्म। हमें सुन नहीं पा रही थी, लेकिन अब शायद वो हमें सुन पा रही है। तो जी जया, जी जी आप जी, अब मैं सुन आप रही आप हूँ। जी, जया आपसे हाँ, अनुरोध बीच बीच में करूँगा, अनुपस्थित आपके हो को जा रही थी। अच्छा ठीक। जी, जी आपका कोई प्रश्न हो प्रवाही जी के लिए, तो हम्म। कृपया अपने प्रश्न जी, हाँ, जब मैंने आपके बारे में पढ़ा सर, तो मैंने देखा कि आपने इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स किया है, वो भी रिटायरमेंट के बाद। लेकिन हम्म, आपने बैचलर डिग्री भी इंग्लिश लिटरेचर में ही लिया है। तो मैं भी इंग्लिश लिटरेचर की ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम्म। मैं भी हिंदी में काफी रुचि रखती हूँ, और जो भी छोटी मोटी लेखनी होती है वो हिंदी में ही होती है। तो एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होते हुए भी आपने क्षेत्रीय भाषा को मतलब चुना अपनी लेखनी के लिए, इसके पीछे आपकी क्या मंशा रही? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो मैं शुरू में ये बता दूं आपको, इसके साथ भी थोड़े संस्मरण हैं। इंग्लिश जी, से मेरा जुटाव अच्छा। किसी पूर्वाग्रह के चलते नहीं हुआ कि मैं बड़ा अंग्रेजी वक्ता और अंग्रेजी दां हो जाऊं, नहीं। ये जस्ट मैटर ऑफ चांस इसको हम कहते हैं। हुआ क्या कि जब मैं हाई स्कूल में गया, तो हम लोग के एचएम, प्राय सभी स्कूल में एचएम ही क्लास लिया करते हैं अंग्रेजी के, चाहे वो कुछ भी। तो एचएम हम्म। क्लास लेते थे, बहुत मितभाषी थे और बहुत सॉलिड बोलते थे, कम बोलते थे। और हम लोग रह जाते थे कि पूरी बात समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन पकड़ लिया।
मैंने उनके मेथड को क्या, और कभी भी उनका क्लास मिस नहीं करने लगे। क्लास मिस करने की हमको बीमारी भी नहीं है। तो वो मुश्किल से उस समय हम लोग को 80 में 19-20 पास मार्क होता था। नंबर नहीं देते थे, 20-21 दे करके लड़का लोग तरसते रह जाता था। ये स्थिति थी। लेकिन जब मैं 10th की परीक्षा में अपियर हुआ तो मेरे चाचा भी वहाँ शिक्षक थे, तो एक HM को आना पड़ा मेरे यहाँ। तो दोनों जब आपस में बातचीत कर रहे थे, दोनों शिक्षक ही थे, तो मैं वहां से हट गया। ये उस समय का शिष्टाचार था, साथ में नहीं रह सकते थे। बाद में जब HM लौट गए तो मेरे चाचा कहने लगे कि लक्ष्मण तो आपकी तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो लक्ष्मण वो कहते थे, श्री LN मिश्रा नाम था। मैंने कहा कि तो अपनी प्रशंसा भाई क्या बात है। थोड़ा हमको डर भी लगा, इसलिए कि वो भी हिंदी संस्कृत के विद्वान थे मेरे चाचा। 5 विषयों में आचार्य थे, डबल गोल्ड मेडलिस्ट थे। मैंने कहा कि कहीं कुछ रहे हैं और ध्वनि कुछ हो रहा हो, तो मैं डर रहा था कि कुछ जरूर शिकायत लेके आएंगे, LN मिश्रा मेरे यहाँ क्यों आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। फिर चाचा जी तो बहुत सीरियस लेते थे हमको। अब बेचारे नहीं रहे, लेकिन वो मेरे बहुत प्रशंसक थे, मेरे अपने चाचा जी, थर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, ये इधर से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा नाम ले रहे थे। मैंने क्या कहा, तो कहे कि आज तक मेरे हाथ से 60/80 ना क्या होगा, 80/60 ऐसा ही कुछ, मतलब मैंने 60 मार्क्स लाए थे आउट ऑफ 80। तो उस समय 80 मार्क्स और 20 मार्क्स सो कह रहे थे कि मेरे हाथ से ये लड़का कुछ करेगा। ये बात उनकी जो है, उनको लगे कि चलिए भाई, इतना बड़ा आदमी जिनकी इतनी चर्चा है। तो लेकिन फिर पढ़ने का मौका नहीं मिला, फिर हम नौकरी में आ गए और बराबर ही मैं प्राइवेट से ही पढ़ता रहा। इसीलिए जब मैंने अंग्रेजी रखी ग्रेजुएशन में, तो मुझको ऑनर्स नहीं मिला। तो खैर पास किया और अच्छा किया। वहां की भी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं। उस समय PN सिन्हा HOD हुआ करते थे, और पूरी शिक्षक मंडली जो हिंदी वालों के नाम गिनाया है, उसके बाद में फिर वो सब लोग थे। तो मुझको बुलाया गया डिपार्टमेंट में। तो भी उसमें भी थोड़ा सा ये हुआ, कुछ कहा नहीं, कि बुलाया है, कहा कि भाई हम तो बाहर के विद्यार्थी हैं, गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट हैं, बुला के गए। तो कहा किसी ने कि वो आपके आ गए मिश्रा जी करके, प्रवाही जी कहते थे लोग उस समय भी, क्योंकि हम कोई कॉलेज से अटैच नहीं थे। अरे आप हैं सर प्रवाही, आपने तो मिरेकल कर दिया साहब, क्या आपको। तो कहा कि वो तो अंग्रेजी बोलते थे, लोग कहते थे कि वो खांसते भी हैं तो अंग्रेजी में खांसते हैं। तो उन्होंने कहा कि हैव सिक्योर्ड 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन थर्ड पेपर इंग्लिश। तो हमको लगा कि इस से पेपर वाइज उतनी टेक्निकलिटी भी नहीं आती थी। मैंने कहा कि तो वही थैंक्स वगैरह कहा सब कुछ, कि आप तो प्रशंसा हो रही थी, क्या कहते। लेकिन वो मेरा एक इतिहास है। उस समय अमरनाथ झा था, ये थे यूनिवर्सिटी में बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते थे, वो भी LN मिश्रा की तरह। उनके हाथ से 80 नंबर थर्ड पेपर में, जिसमें लोग पास करने आप जानती हैं, तो लोग सोचते हैं कि कहाँ अधिक से अधिक नंबर लाए। तो कुछ था, कुछ खासियत तो थी, चाहे तो करेक्टनेस और अब जो भी हो, ये तो शिक्षक लोग जाने। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हिंदी साहित्य पढ़ ही रहा हूँ, नागपुरी साहित्य पढ़ ही रहा हूँ, कुछ लिख भी रहा हूँ, मैथिली साहित्य में भी कुछ न कुछ पहुंच है। खट्टर ककाक तरंग और प्रणम्य देवता हरिमोहन झा की किताबें, और फिर विद्यापति से कौन हिंदी का विद्यार्थी अलग रह सकता है, ये तमाम बातें थी। तो वो पढ़ रहे थे, तो किसी में मौका मिला तो रिटायरमेंट के 10 साल के बाद मैंने इग्नू से, वो भी मेरे लड़के ने मुझको बताया कि आप इधर रहते हैं रिटायरमेंट के बाद में, तो क्यों नहीं आप दे देते हैं। मैंने कहा कि अब हम अंग्रेजी पढ़े, वो भी फारसी, लोग क्या कहेगा। तो नहीं माना, जा करके पुस्तक ला के रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा काम करवा दिया। अब मेरे लिए तो प्रेस्टीज हो गया। अब अकेले रह करके, अब तो पत्नी भी इस समय मेरे वो मेरी पत्नी जो थी उस समय ठीक ही थी। तो उसने साथ पूरे परिवार ने सहयोग किया, पूरे परिवार ने। मैं 2-3 4 घंटा छत पर पढ़ते रह जाता था, लोग कोई हमको ही नहीं करते। नतीजा हुआ कि खैर MA किया एट द एज ऑफ 67 के आसपास इग्नू से किया है। तो यही है। और उसके पीछे कोई, ये हमको डिपार्टमेंट में वहां भी लोग पूछे कि आप इस एज में कहाँ आए, हम की जस्ट जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा मेरे। वैसे भी, और मैंने लेक्चर सुना नहीं, कहाँ लेक्चर सुनने जाऊंगा। तो वहाँ काउंसलर्स भी, वहाँ के काउंसलर्स इतने अच्छे, जो मेरे
को लर्नर्स थे उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मुझमें तो एक क्लास बंक नहीं की, सिर्फ एक क्लास छूट गया था पहले दिन का क्लास, वो हम लोग चले गए थे वैष्णो देवी या कहीं, तो एक क्लास मेरा छूटा, उसकी क्षति हो गई हमको, क्योंकि उस समय चौथी में पढ़ा रहे थे, स्कैनिंग वगैरह पढ़ा रहे थे, वो तो मेरा अपने स्वाध्याय से हुआ। आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा, माने मोटी मोटी किताब एक एक तो 2 घंटे में पूरी किताब खत्म करते थे, बाद में आप उसको पढ़िए, तो वहाँ का बहुत अच्छा, हम इग्नू को भी थैंक्स कहेंगे इस प्लेटफॉर्म से। आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो कोई रोक नहीं, दीजिएगा नहीं, आप। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमें बस आपको सुनना है। अच्छा, क्योंकि भाषा की बात चल रही थी तो एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि कैमरा से थोड़ा पीछे हो जाए। हाँ हाँ हाँ, कहा जाए। हाँ जी, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और आपकी अपनी भाषा नागपुरी के अलावा आप मगही जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, बांग्ला जानते हैं, मैथिली जानते हैं। तो इन सारी भाषाओं पर बहुत अच्छी आपकी पकड़ है। तो आप किसी एक लाइन के ज़रिए हमें ये बताइएगा कि इस इन सारी भाषाओं में क्या समानता है? हाँ, एक लाइन में मैं बता हाँ, मैं एक लाइन में बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि जितनी भाषाएं आपने गिनाई, ये तमाम भाषाएं एक ही भाषा परिवार से आती हैं। जैसे एक को छोड़ करके, नहीं वो भी नहीं, सब कुछ एक आपने छोड़ दिया ये उर्दू का, इसलिए मैंने कहा उसका भाषा परिवार अलग है, लेकिन हम ये सब तो इंडो आर्यन जिसको कहते हैं या आर्य भाषा परिवार, इसके सब हैं, तो इनकी तो जननी एक ही है, सबका उत्स तो संस्कृत से है। तो ये स्वाभाविक है, हम आप कोई भी जो थोड़ी सी भी रुचि रखेगा सीखने के लिए, उसको कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि आप सोसाइटी कैसे मेंटेन करते हैं, जब हम मगही के साथ में कुछ अभी हम एक साथ 4 भाषाओं में साथ, ये सही बात है, 4 भाषाओं के ज्ञाता बैठे हुए आपस में, ज्ञाता नहीं माने उस भाषा का प्रयोग करने वाले, तो चारों से तुरंत तुरंत स्विच ओवर होकर के बात कर सकते हैं, मगही वाले से मगही में, मैथिली वाले से मैथिली में, और जैसे जैसे आपने जो गिनाया उन पर कर सकते हैं। बांग्ला पर उतना अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको फिर छोड़ दिए हम, जब बहुत ज्यादा हुआ, हमको इतनी शक्ति नहीं है पढ़ने के लिए। और उर्दू भी मैंने सीखी गढ़वा में, गढ़वा में जब अपना सर्वे का काम कर रहे थे, एक मौलवी साहब से बातचीत हो रही थी, उन्होंने मेरा प्रोनाउंसिएशन, मेरा उच्चारण अंग्रेजी मतलब कुछ कुछ सुना तो उनको शक हो गया, मैं पहले लगता भी वैसा ही था, तो उनको शक हुआ कि भाई ये लड़का तो हमारे ही बिरादर का है, फिर उनका भ्रम पूछा तो क्लियर हो गया उनको कि नहीं है। कहा कि लेकिन हमारा यार कहे या कुछ, उन्होंने सब उस समय कहा भूल रहा हूँ, तुम तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हो। कहा कि बोलते तो है, लेकिन आपकी लिखावट इतनी टेढ़ी है कि इसको तो बोल लेते हैं सुन करके, जब पढ़ के बोलते तब ना। कहा कि 1 हफ्ते में तुमको मैं उर्दू न सिखा दूं, तो कुछ उन्होंने कहा अपनी, और सचमुच में 1 हफ्ते के अंदर में उसको उर्दू लिखना आ गया। अभी भी मैं उर्दू डिक्टेशन में ले सकता हूँ, गलतियां होंगी 10-5, हाँ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, अब छूट गया तो छूट गया। बाकी जो भाषाएं हैं मैथिली वगैरह, ये सब एक भगिनी भाषाएं हैं, तो इनको सीखने में किसी को भी देर नहीं लगी। बंगाल में आप देखते ढाका, कलकत्ता और असम वगैरह जो जाते हैं इधर के, खास करके रांची जैसे, तो बहुत श्रमिक जाते हैं, वो जब जाते हैं वहां से वापस आते हैं तो धारापुरा बांग्ला बोलते हैं। धारापुरा कलकत्ता जो जाते हैं, कूड़ा कलकत्ता कहते हैं, वहां से आते हैं धारापुरा बोलते हैं। आश्चर्य होता है, हम लोगों का आश्चर्य होता है कि कभी तो संस्कृत निष्ठ तो भाषा है ही बांग्ला, तो उनके मुंह से बात सुन करके आप बहुत बढ़िया बोलते, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, साथ रहते हुए। हाँ, मिथिला वाले तो कहे अहाँ कत के छियौ, अहाँ के शुभ स्थान की भेल, कौन ऐसा कुछ कुछ, मैं बताता कि नहीं मैं झारखंड से हूँ, हम एठाम के छी, झारखंड के छी। हाँ भ नहीं सकैया अहाँ झारखंड किया, सब पूछे छी अहाँ कत के छी, तो फिर हमारे मित्र लोग जो जो ठाकुर जी वगैरह साथ साथ कहते कि नहीं नहीं ठीक कर रहे हैं, यहीं के हैं, और वो तो पुस्तक पढ़, इसके कारण है, इसमें और कोई विशेषता नहीं है। अरे वाह! बहुत बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जया, हाँ, आप बच्ची और कुछ आपकी पूछना आवाज़, चाहती है तो पूछ। हाँ, पूछ रही है लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी हाँ, जया बोलिए। आपकी आवाज़
आवाज ठीक से आपकी नहीं आ रही आवाज है। स्पष्ट नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं है आपकी आवाज। हेलो, हाँ, आपकी सुन पा आप रहे अगर हैं? आप आप अगर हेडफोन इस्तेमाल कर रही हैं तो आप उस हेडफोन को हटा लीजिए, तो शायद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सुन पा हेडफोन रहे हटा हैं? लीजिए। हाँ, अब बोलिए। हेलो, जया, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस समय। एक रचना है, मेरा प्रश्न आपकी एक रचना को लेकर के है। आपकी एक रचना है जो, इसके बारे में आप बताइए, जैसा कि आपने इसमें सीता के लोगों अच्छा, से जया, जया एक मिनट, जया मैं आपको आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, स्पष्ट नहीं आ रही है। तो आपकी तरफ से ये प्रश्न मैं पूछ ले रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना हेडफोन हटा लीजिए, मैं ठीक है? मैं तो हटा लूं? ये नहीं, वो जया को बोल रहा हूँ मैं, आपकी आवाज जी ठीक जी। है। तो जया का प्रश्न ये था कि जया आप सुन पा रहे जया का हैं? प्रश्न नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, मैं गाना सुन रही हूँ। हाँ, तो जया का प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ कि आपकी एक रचना है लोर, जो नागपुरी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, और इसमें आपने सीता के लोर से पूरे रामायण को काव्य रूप दिया है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? और ये खंड काव्य है जैसा मैं जानता हूँ। लोर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये तो साहित्यिक ये साक्षात्कार है ही। लोर जी मेरी दूसरी रचना है। मैंने काव्य संग्रह का जो कविता संग्रह वगैरह हैं, तो पहली पुस्तक थी है छन दूछन, और दूसरी रचना मेरी लोर है। तो लोर के जी पीछे सिर्फ ये थी कि मेरे परिवार में कृतिवासी रामायण का पाठ बहुत आम बात थी, वो पढ़ती थी महिलाएं, खास करके पुरुष तो नहीं, लेकिन महिलाएं अपनी दोपहरी में वो। तो वहां पर जो सीता वनवास का प्रसंग जो होता था, उसमें एक चौपाई आती थी, शुद्ध नहीं मैं उसका भावार्थ करता हूँ कि हे भगवान, सीता कहती है राम से कि आप जन्म जन्मांतर में मेरे पति हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जी। और अगले जन्म में इतना कष्ट नहीं दीजिए। ये बात, मैं बच्चा आहा, था उस समय, मैं मुश्किल से चौथे क्लास में पढ़ता था, और बराबर लगे कि ऐसा सीता को क्या हो गया, क्यों ऐसा बोलती। अब रामायण तो बैठ के सुनना नहीं था, वो पढ़ती जी थी तो आ जाता था, और उसमें वो भावुक हो जाती थी महिलाएं। स्वाभाविक है, सीता का वो वनवास का कष्ट तो साधारण नहीं कि कोई समझ ले। जब थोड़ा सा मुझको होश हुआ, तब से मेरे मन में हुआ कि ये रामायण में भी प्रसंग जब पढ़ने लगे, है वर्णन तो है, लेकिन पर्याप्त तो वहां वर्णन नहीं है। सीता इतनी, ये सिर्फ सीता वनवास में थोड़ा सा दो चार चौपाई में इसको नहीं कहते, ये स्वतंत्र विषय होना चाहिए इसको। तब तक मैं कविताएं लिखने लगा था, अच्छा। क्योंकि मैं तो सातवें आठवें सातवें से ही लिख रहा था, उसका नहीं वैल्यू है अभी भी। तो मैं इस पर बहुत दिन से चिंता कर रहा था, ये नहीं समझिए कि 60 के आसपास से मेरे चिंतन में ये बात आई कि इसको कहीं ना कहीं, तब तक यहाँ 80 81 के आसपास में विभाग खुल गया, TRL, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट खुल गया, केसरी जी यहाँ आ गए, और एक स्वरूप ग्रहण कर लिया नागपुरी भाषा ने जी और क्षेत्रीय भाषाओं ने। कुछ इसका भविष्य था। तब मैं उसी समय से लग गया, और इसमें लगने का मेरा ये था कि मैं बराबर पॉकेट में कागज का टुकड़ा और कलम या पेंसिल कुछ भी लेकर के मॉर्निंग इवनिंग वॉक में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वो मेरा हाथ में रहता था। और कब कौन सी उद्भावना हो जाएगी इसका कुछ पता नहीं था, कब कौन सा, कभी तो और एक एक पंक्ति और एक एक शब्द मेरे हमारे इस आयोजन को बहुत से लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं उनमें से जी जो विद्यार्थी होंगे उनसे मैं कहूंगा, उनसे मैं ये बात कहना चाहूंगा प्रसंगवश, कि शब्दों की साधना बहुत बड़ी चीज है। शब्द जी ब्रह्म है। तो जी शब्द, मुझे श्लोक याद नहीं है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक शब्द सुप्रयुक्त, सुज्ञाता जी सुप्रयुक्त, स्वर्गे लोके कामधुक भवति।
अर्थ उसका मैं बताऊं, शायद श्लोक ठीक नहीं पढ़ा हो तो, कि एक ही शब्द अगर बढ़िया से प्रयुक्त हुआ और उसको सम्यक ज्ञाता, बढ़िया से उसको उसकी अवधारणा बना ली, उसका कंसेप्ट, क्योंकि शब्द का बहुत बड़ा संसार है, शब्द एक का बहुत बड़ा, तो उन शब्दों का चयन जो करने की बात है, चाहे हम भाषण में करें, बोलने में करें, आदि के व्यवहार में करें, लेकिन शब्दों के प्रति जो सतर्कता है उसका ध्यान जरूर देंगे। जो हमारे विद्यार्थी हैं या जो लेखन के क्षेत्र में भी हैं, हमसे जो वरिष्ठ हैं उनको तो मैं नहीं कह सकता, और सिर्फ उम्र की विशेषता नहीं, जो बहुत बड़े एक से एक विद्वान है सबको नहीं, लेकिन मैं अपनी अभिव्यक्ति योग्यों को आने वाली पीढ़ी को बता दूं कि शब्दों की साधना होनी चाहिए। कम से कम जब आप काव्य में आ रहे हैं, काव्य माने गद्य पद्य कुछ भी, तो उस रचना में आ रहे हैं तो वहां शब्दों के प्रति आपकी सजगता होनी चाहिए। फिर तो जब भाव के अनुरूप नहीं हुआ, तो मैं उसी समय से इस पर विचार करता था, और रिटायरमेंट के बाद ही इस पर काम शुरू किया। छंद उछंद लिखने के बाद मैं काम शुरू किया। उसके पीछे कारण भी था कि वो मैंने समर्पित भी किया है अपने दादा और दादी को। मेरे दादा और दादी को मैंने देखा, मैं पिताजी को नहीं देख पाया, वो मेरे बचपन में ही गत हो गए थे। तो वो दादा दादी मेरे बहुत कष्ट में जीवन बिताए, खास करके उस समय का समय जो होता है वो दैवी कष्ट, दैविक भौतिकता पर दैवी, मैंने आज वो मर रहा है, असमय मृत्यु बहुत झेले, हम लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो उनके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति थी। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको पूरा कर सका ईश्वर की दया से, तो उन्हीं को समर्पित कर, और उन्हीं को समर्पित है। हाँ, मैं पुस्तक आपको दिखा भी दूंगा, तो वो समर्पित हुआ। इसके अंदर में लोर काव्य को लिख करके मुझे अपूर्व संतोष हुआ। नी कवित्व के ही लागन नी का सरस होय अथवा अति फीका, बाबा ने कहा है, तुलसीदास का कहा है। लेकिन जे पर भनिति सुनत हर साही ते बर पुरुष बहुत जग नाही, कहा गया है। तो कविता तो अपनी सबको अच्छी ही लगती है, चाहे सरस हो चाहे फीकी, लेकिन जे पर भनित सुनत हर साही, जो दूसरों के लिखे को पढ़ करके सुन करके और हर्षित होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वैसे भरपूर संसार में कम है। लेकिन लोर के बारे में जिसने भी लोर पढ़ा, जिसने भी लोर सुना, जिसने भी लोर से जिसका परिचय स्थापित है, उन्होंने ये कहा, तो मुझे लगा कि सचमुच में ये बात लिखी है। और आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी समय मौका मिले, थोड़ा नागपुरी से कुछ हो या कभी फिर हम मिले, तो हम आपको ब्रीफ कर दें कि उसी लोर को पढ़ने में, और खास करके जया को भी कहेंगे कि ये खास करके ये आधी आबादी को समर्पित काव्य ही है, और ये खंड काव्य है, आधी आबादी को समर्पित है, और बहुत प्रतिष्ठित हुई। कुछ दिन तक तो पीजी में भी चला, फिर तो कैंपस के पॉलिटिक्स में अभी बाहर है, लेकिन बीच बीच में आते रहता है। तो ये लोर पढ़ने लायक है। प्रसंग उसका यही है कि सीता का वनवास हो चुका है, और सीता वहां से लेकर के धरती में प्रवेश करने के बीच में राम से जो एक आलाप कर रही है, वो उसका मुख्य प्रसंग है। उसमें मेरे पास है केसरी, डॉक्टर बीपी केसरी ने जो लिखा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं, छोटा सा है, मैं उसको आपको सुना देना चाहूंगा कि वो क्या है। जरूर। जया, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुन रही हैं जया, सुन रही हैं? चलिए, बहुत अच्छा। तो अच्छा, डॉक्टर बीपी केसी ने तो लंबा लिखा है, मैं थोड़ा सा सुना रहा हूँ। उन्होंने नागपुरी में ही अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक काव्य कर कथा सूत्र तो वह है सीता वनवास। इस काव्य का कथा सूत्र वही है, सीता वनवास। माने लव कुश कांड, कहीं कहीं लव कुश कांड है, जहां जरूरत होगी वहां पर हम थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देंगे। और पूरा कथा इतना बारीकी से गथाए है कि सहज स्वाभाविक रूप से जतना का यानी और कोई गाय थे कि नहीं कह पा रही। ये केसी जी के का कमेंट है, इसलिए इसका महत्व है। नहीं कह पा रही कि और कहीं किसी ने ऐसा किया है कि नहीं। खैर, आगे देखिए। इतना बारीकी से दिनचर्या और मनोभाव पर अपूर्व चित्रण हमर जानते जयशंकर प्रसाद कर कामायनी में उपलब्ध है। ये तो आप समझ में आ गई बात। जी बिल्कुल। हाँ, उनकी कामायनी में उपलब्ध है, जो तुलसी के रामचरित मानस के समशील मानल जाएगा।
कामायनी को रामचरितमानस के समशील, उसके समतुल्य माना जाता है। उसी में जी। कुछ ऐसा वर्णन है, ऐसा डॉक्टर केसरी कहते हैं। फिर कहते हैं, ये काव्य में कथा तत्व एकदम सूक्ष्म होते के भी, इस काव्य में कथा तत्व बहुत सूक्ष्म है, ये उनका मानना है, होते के भी नितांत पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। मैंने बताया ना कि वनवास से लेकर के पृथ्वी में प्रवेश तक का वो पूर्ण है। मनोविज्ञान कर गेस्टाल्ट और फ्लैशबैक विधि से, दो विधियां हैं, गेस्टाल्ट और फ्लैशबैक। फ्लैशबैक तो हम लोग जानते हैं, शायद मनोविज्ञान का ये टेक्निकल वर्ड है। गेस्टाल्ट को भले नहीं जानते होंगे तो कभी उसको भी बताएंगे, या गेस्टाल्ट वर्ड को आप देख लेंगे, वो भी अच्छा रहेगा। तो ये उस विधि से लोर कर कथा आपन पूर्णता के यह प्रविधि से अर्जित करे। लोर की कथा ने अपनी पूर्णता को इसी प्रविधि, इसी टेक्निक से अचीव किया है, ये कहने का मतलब। आगे देखिए, नागपुरी में ई प्रयोग नागपुरी काव्य जगत कर असीम संभावना के उजागर करेला, पॉसिबिलिटीज है उसकी। और हमारा अंदाज है कि इका चलते भी प्रवाही भाई के बहुत दिन तक याद रखल जाए। थोड़ा सा और है, जो कि इकरो से बड़ बात है, इकरो से बड़ बात है लोर में चित्तित सीता का तेजस्वी व्यक्तित्व। लोर में जो तेजस्वी व्यक्तित्व है वो बड़ी बात है। आप कुछ कहना चाहते हैं भाई अभिषेक जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं। भारतीय नारी का संपूर्ण गौरव, गरिमा और मर्यादा के तनि सन भी आहत करल बिना, माने विदाउट किसी इंजरिंग द लिमिटेशंस एंड वो क्या उसको कहेंगे, चलिए, तो उसकी जो मर्यादा है उसकी अवहेलना नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। प्लस कर बिना धनेन्द्र प्रवाही महिमामयी सीता कर ऐसन तेजस्वी और स्वाभिमानी गृहिणी रूप गढ़ है, जे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी सवाल कर कटघरा में खड़ा कर दे हैं। वो सीता, एक चैप्टर ही उसमें सवाल है, उसमें 12 सवाल सीता से पूछी है, सीता राम से पूछी है सीता। अच्छा, तब भी बड़ा सहज और मार्मिक है सीता का मातृत्व, ममोला और सतीत्व। उनके मन में जो रिपेंटेंस है वो, और उसका सतीत्व वो होता, संवेदना कर अथाह स्पर्श से अंतर मन के स्पंदित कर देवेला। इस सब माने में प्रवाही कर सीता आधुनिक नारी का जरूरी प्रतिमान बन जाए। जरूरी प्रतिमान, नेसेसरी, ये स्टैंडर्ड, ये होना चाहिए आधुनिक प्रतिमान। तो से चलते इसको आधी आबादी में इसको दिए भी हैं। यही लोर है, ये लोर का नया जो है वो देंगे। इसके अंदर का कोई अंश तो अभी समझाने का बाद में समय जैसा होगा, अगर कभी कोई अंश कहेंगे तो एक फ्लैकिंग मैंने किया है, वो सुना देंगे। लेकिन अब हम समझते हैं कि लोर के बारे में आपकी जिज्ञासा, जया जी की जिज्ञासा पूरी हुई होगी जी। जया, आप सुन रही हैं? हाँ, अभिषेक जी, कोई जया, आपकी आवाज में अभी भी कुछ परेशानी है, पता नहीं, हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अच्छा, मैं जया, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ। अच्छा, फिर से हम पलामू की तरफ लौटते हैं प्रवाही जी। जी आ गए। आपकी कोई एक याद है जामुंडी की जो बहुत रोचक है, जामुंडी की? हाँ, वो याद तो है। असल में उसके लिए थोड़ा सा हम देखेंगे अपने मोबाइल को। है जामुंडी नहीं, उसका एक्चुअली दारूडी है। वो बड़ा एक सुंदर प्रसंग है और मन को बदलेगा भी। तो अगर आप कहेंगे तो 2-3 मिनट उसको लगेगा देखने में। आप खाली ठाक पलामू का तो मैं बताता हूँ कि उसमें पलामू का पूरा चरित्र आता है, लेकिन प्राइमा फेसी आप देखेंगे तो कि व्यंग किया हुआ है नहीं। पूरा पलामू का जो है ना, उस छोटे से ठेठ पलामू में शायद ये मेरा पहला योगदान रहा था। तो उसको मैं अगर आपको रिकलेक्ट करके सुनाऊं तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए छोटा सा आंसर जितना बड़ा केसी जी का है उतना ही बड़ा वो नहीं उपलब्ध हो रहा है। तो थोड़ा सा नमूना, जब उस समय एक रिलीफ वर्कर थे जो कि लेस्लीगंज से
दारूडी जा रहे थे, बाहर के जी। थे, स्वाभाविक था, अपरिचित स्थान था। तो उन्होंने बीच बीच में पूछा लोगों से कि भाई दारूडी यही है, कहाँ है, ऐसी जिज्ञासा उन्होंने की जो कि कोई भी न्यू कमर करेगा। तो उसी क्रम में उनको जो उत्तर मिले, सारे उत्तर उनके प्रश्नात्मक थे, लेकिन उन प्रश्नात्मक उत्तरों में कितना अपनापन है ये देखने का। जैसे एक से उन्होंने पूछा, भाई दारूडी यही रास्ता जाएगा? तो वो कहते कि का नहीं हो, प्रश्नात्मक उत्तर है उनका, का कहियो नहीं गल का, ढेरे तान है का। अरे ऐसा कह के फिर वो बढ़ गई। फिर वो बेचारे नए आदमी थे तो आगे कहे, मुझसे वही पूछा, भाई दारूडी तुम कहते हैं कि दारूडी फाक भर बुझिला, का बुझे? तो कुछ नहीं, जब चुप रहे। अरे अब का कहूँ, फाक भर बोल के वो भी चली गई, आवाज नहीं, वो महिला थी। तो अब ये जो न्यू कमर थे उनको शक होने लगा कि कहीं कोई गलती बात, कोई प्रश्न मेरा गलत तो नहीं है। चलते गए और एक जगह रुके, दोराहा था वहां पर, तो वहां के लोगों से पूछा। तो कुछ युवा थे, कुछ रेडियो सुन रहे थे, वही कुछ गाना वगैरह उस समय का भोजपुरी गाना सुन। तो उन्होंने पूछा, भाई दारूडी कौन सा गांव है? दारूडी का कैसे तू कहा, बैल बनाइले का, अब दारुए डी में खड़ा है, हमरा से पूछते जाओ जाओ ये बात तो ये जो है, ये वानगी है, जो लिखे है उसको जरूर पढ़िएगा। अगर हम तो आज आपके मित्र भी हुए एफपी पर, तो आप मेरे टाइमलाइन पर जाके उसको जरूर पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। या फिर ठेठ पलामू में भी है। जी 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 जरूर। यही प्रसंग है, और पूरा विस्तार से इस पर नहीं जा सकते जी। और कुछ आगे? अच्छा, एक प्रश्न कि, और ये बड़ा रोचक भी है कि आपने धर्मवीर भारती जी का एक जो काव्य रचना है कनुप्रिया, उसका आपने नागपुरी में अनुवाद किया है, जिसमें आपने राधा की विरह को शब्दों में सजाया है। तो उसकी कुछ पंक्तियां अगर आप सुना सकें हमें, 2-4 पंक्तियां। जी, तो उसकी भूमिका बता दूं। जिस तरह से मुझको लोर लिखने की प्रेरणा हुई, कनुप्रिया के लिए भी वही प्रेरणा काम कर रही थी। हुआ क्या कि पद चांस उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी अनमोल चीजें ऐसी भी हासिल हो जाती है। तो अब किनके माध्यम से मिला पता भी नहीं, या मैं सुबोध ग्रंथमाला में बहुत सारी पुस्तकें खरीद रहा था, तो ये कनुप्रिया हमको वहां पर मिल गई पुस्तक, मैंने उसको खरीद लिया। यूं ही खरीद लिया, बड़ी अलग लाभ हो रहा है ऐसा सोच के, और पुस्तकों के साथ खरीदा, और अवकाश मिलने पर कभी पढ़ा। पहले पाठ में तो कुछ समझ में आया नहीं, जब उसको विस्तार से पढ़ा उसके बाद से उस पुस्तक ने मुझको इतना बांधा है कि मैं समझता हूँ कि करीब करीब 100 बार तो पढ़ ही चुका होऊंगा। 2-4 पाठ के बाद से मेरी इच्छा जगी कि मैं इसका अनुवाद करूं, क्योंकि नागपुरी में बहुत संभावनाएं उसकी देखी मैंने, बिल्कुल उसकी भाषा, उसका भाव, ये का कनुप्रिया का। तो मैंने उसका अनुवाद किया, और समय तो लगा, करीब 5-6 साल लगा मुझको। लेकिन उसका सौभाग्य देखिए, यहीं पर मेरे ही घर मैं इसको झोपड़ी कहता हूँ, कुटिया पर, हमको ज्यादा किसी से मिलने के लिए जाने पड़े। यहाँ पर केसरी जी, यहाँ के मेरे मित्रों में डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर रामदयाल गंजू, डॉक्टर गंजू अभी हाल में गत हुए ये कोरोना में, अशोक पागल, अच्छे कवि, लेखक और नाटककार हमारे मित्र, और बहुत सारे, एक पूरी मित्र मंडली एक दिन यहाँ आ गई है, और वो भी विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं, ऐसे ही पहुंच गए। पत्नी थी, मैं उनका धन्यवाद, वो सुनती होंगी तो कहेंगे भी काहे कहते, लेकिन मैंने उनका बिल्कुल, हम लोग विचलित, हम लोग में एक बात रही इस परिवार में, मेरे घर में, कि चाहे जितना भी हो, साधन विहीन हो चाहे जो हो, अपने को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गेस्ट हमको कभी थका नहीं सके। आप थक गए, हम लोग थक गए, गेस्ट के मारे नहीं, अब गेस्ट के नाम से डरते हैं। आ जाते हैं, बहुत आते ही हैं, कैसे नहीं आएंगे, जिनसे मित्रता वो आते हैं, और सीधे तो इतने लोग आ गए, और उस दिन बारिश हो रही थी। और उसके बाद में खैर हमने कहा कि सब लग गई अपना काम में, सबको जो
आरंभिक चाय पानी के बाद में भोजन की व्यवस्था उन्होंने कहा दिया कि भोजन करेंगे। आप सोचिए गांव गंवई में रहने वाले, लेकिन खैर वो सब ईश्वर की दया थी, सारी व्यवस्था थी और ठीक समय पर उन लोगों को भोजन कराया। बीच का समय कैसे जाए, पानी भी बहुत पड़ रहा था सब। तो पूरी कनुप्रिया उन्होंने अनुवाद में सुनी और तल्लीन होकर सुनी, पिन ड्रॉप साइलेंस में। ये है वो इतना बढ़िया वो हुआ। तो उस पर उन्होंने फिर मुझे विशेष करके वो स्वर्ण सम्मान, हाँ पिठोरिया का जहाँ से हमके 2-4 सम्मान मिले हैं, उनमें स्वर्ण सम्मान उन्होंने समारोह पूर्वक बहुत बड़ी भीड़ में उन्होंने मुझको दिया, संस्था ने दिया। तो जो सम्मान, तो ये उसकी भूमिका है और मैंने कोशिश की है। अभी उसकी कुछ प्रतियां हैं भी मेरे पास, तो मैं उससे संतुष्ट हूँ। 2-4 शब्द चुनने पड़ेंगे जो कि मेरे परीक्षण में लगता है कि उनको स्थानापन्न करें दूसरे शब्द से, तो वो बात अलग है। मैं आपके आदेश से थोड़ा सा अंश सुना देता हूँ, छोटा सा। जरूर जरूर। मैं संकोच में हूँ, कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो रही हो, मैं बोलने की नहीं आदत बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारा इस कार्यक्रम का प्रयोजन ही आपको सुनना है। जी। ये रोड का नहीं, शाम प्यारी का, शाम प्यारी में जो है कनुप्रिया का चौथा गीत छोटा है और वो है प्रसंग तो जान ही नहीं, वो भी एकालाप है। एकालाप है। राधा एकदम चुपचाप से, कृष्ण कहीं भी नहीं और सब जगह है, कहीं ना होकर सब जगह है। तो ये कृष्ण उनके सामने है और राधा उनको बता रही है कि कैसे एक निर्दिष्ट स्थान पर वो पहुंच जाया करती है कृष्ण के लिए। तो इसमें भी उपालंब है, उलाहना दे रही है राधा। पहले थोड़ा सा उसका हिंदी को जल्दी से सुन ले। कहता है, राधा कहती है, यह जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ, क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? नहीं मेरे सांवरे, यमुना के नीले जल में मेरा यह वेतसलता सा कांपता तनबिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रसार जानते हो कैसा लगता है? जानते हो कैसा लगता है? मानो यमुना की सांवली गहराई नहीं है, यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पूर कसे हुए हो। हिंदी पाठ है, उसके आगे 2 पंक्तियां। यह क्या तुम समझते हो, घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूँ? नहीं मेरे सांवरे, यह नहीं है। ठीक इसका अनुवाद आप देखिए नागपुरी में, तो समझने में सुविधा होगी। इसका अनुवाद नागपुरी में यह है, जे दोपहरिया का सुनसान में जे दोपहरिया का सुनसान में जमुना का निर्जन घाट में आपन 100 बस्तर आराम राह के हम घंटा घंटा भर पानी में निहारिला, हम घंटा घंटा भर पानी में निहारिला, का तो समझिस कि हम ई तर आपन आपके देखिला। नहीं हम शाम जमुना का लील वर्ण पानी में हमारी बेक लरंग तर कपत देख कर परछाएं और उसका चारों का सांवर गहराई का रथा विस्तार जानिसला कैसन लागेल? जानते हो कैसा लगता है? जानिसला कैसन लागेल? मानो ई जमुना का सांवर गहराई ना लागे, मानो ई जमुना का सांवर गहराई ना लगे, ई तो है कि जे सब आवरण दूर करके हमके चारों कर से कन कन रोआ रोआ और अपन सांवर और गाढ़ अथाह अखबार में पूरे कसले हिस, पूरे कसले हिस। अंत है ई का तो समझिसला, ई का तो समझिसला, घंटा घंटा भी पानी में हम अपन आप के निहारिला, नहीं हम शाम ऐसा बात न। ये एक उदाहरण मैंने दिया और ऐसा ही आपको पूरा मिलेगा। ये पूरा काव्य मैं एक बात कहूँ, जया जी को भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, अब उपलब्ध है उसका नया एडिशन कनुप्रिया का नया एडिशन मार्केट में बहुत बढ़िया है और बहुत लेटेस्ट उसमें फिर चित्रकारी वगैरह भी है, अवश्य पढ़ने लायक है जिनको
साहित्य से वो पढ़ेंगे तो उसके होके रह जाएंगे आज के समय वाह में। वाह। ये कभी ये एक पुस्तक जो इसका शीर्षक के बारे में आपको बता दें कि जी कनुप्रिया के लिए अनुकूल शीर्षक ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत समय लग गया। शुरू से सोच रहा था कि कर रहा हूं, लेकिन कनुप्रिया तो हिंदी शब्द है, चलेगा, शीर्षक में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए जब कौंधा किसी दिन उपलब्ध हुआ इस शब्द ब्रह्म को, और शाम प्यारी जब इसका हेडिंग दिया, तो जो जानकार है इस भाषा का वो कहा कि ये आपको कहाँ से सूझ गया। ऐसी बात, यही बात लोर के साथ हुई। हम कम से कम तो 10 पेज में लिखते गए होंगे, लेकिन अंत में लोर जब आया तो फिर लोर ने भी शोर मचा दिया। हाँ, क्या कहने क्या कहना। अच्छा, एक और बात कि आपकी पुस्तकें जो हैं वो विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी हैं और आपके ऊपर शोध भी किया गया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। ये विद्यालयों में तो या खास करके स्कूली पुस्तकों में या +2 तक में, 12th तक अच्छा में और बीए तक जी में भी जी छिटपुट रचनाओं का तो जैसा होता है संकलनों में तो वो तो है ही जी है। एमए में जी थोड़े समय के लिए आरंभिक दिनों में इसको लिया गया, फिर अपना हम्म, कैंपस की अपनी राजनीति है, बहुत सारे लोगों विद्वानों का वहां पर जमाव है, तो अभी शायद वो नहीं है, हमको पता भी नहीं है। जी जी लोग और बाकी कहानियां भी मैं लिखता हूँ, नागपुरी में भी हिंदी जी में भी, लेकिन नागपुरी की शायद कभी कोई कहानी या लघु कथाएं भी लिखता हूँ, तो उसका जी नहीं है समावेश। अब उसकी एक अलग ये है, हालांकि मैं उस कैंपस के लिए बेगाना नहीं हूँ, मैं जाता हूँ, मेरी काफी प्रतिष्ठा होती है, खोज कुछ होती है, सबों से परिचय है, लेकिन अब इस पर मैं किसी पर अंकुश ये जोर नहीं लगा सकता। तो पढ़ाई होती है हाँ उसकी, और पाठ्य पुस्तकों में है मेरे बहुत सारे अंश है। हाँ हाँ और शोध की बात है तो एक शोधार्थी इसमें लगे हुए हैं, शायद उनका सेकंड ईयर हो, बराबर आते हैं बीच में, हमसे कुछ इंटरव्यू वगैरह लेते रहे हैं, कुछ गाइडेंस वगैरह, जी तो वो काम अभी अंडर प्रोसेस है। अच्छा। तो जी अ, तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट से हम लाइव हैं और यहाँ के जी लोग आपको सुन रहे हैं। आपकी बहुआयामी जो आपका व्यक्तित्व है, सब लोगों ने आज देखा, बहुत ही अच्छा लगा। वापस लौटते हैं क्योंकि हमें पलामू की लोग सुन रहे हैं और पलामू के की धरा से आपका जो जी जी विशेष प्रेम है उसके लिए। जी तो अ, आप हमें बताइए कि आप खुद क्षेत्रीय भाषाओं को संवारने में लगे हैं, तो आप पलामू के लोगों को, खासकर युवा वर्ग को, आपन माटी, आपन बोली को सहेजने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ठेठ पलामू टीम के लिए कोई सुझाव या संदेश? अच्छा, रउआ एकर उत्तर दिहूँ एकरा से पहिले हम रउआ से कहल चाहब कि अगर रउआ एकर जवाब पलमुआ भाषा में दे दही, तो ओकरा से बढ़िया हमनी खातिर कुछ नहीं रहता। बहुत धन्यवाद। एकदम पलामू भाषा में दे, पलामू हमें नागपुरी से दूर नहीं खे, जितना हमारे दू दू बेटी वहाँ बने आ जी, पलामू में रहली तो रहली, अब तो बस गेली ना, 200 गांव हो गए बा हमरे। पनेरी बांध जे बा अच्छा, ना यहाँ रौरा जी, नदी पार कोइल पार जे बा जी, जी, शाहपुर कोयल में, पार। शाहपुर जी, के नजदीक बा चैनपुर थाना में, तो वहाँ हमारा जी, संविधान बा। और ई गोविंद जी के तो जनते ही हमारे बड़ नाती बड़े, तो बड़ेवा जी, के ई सब से के ले करके तो पलामू अब तो हमारे हो समझो कि मातृपक्ष वही हो गए, दो दो बेटी वही बड़ी, और गांव जी, घर के लेके बहुत संबंध बा। पलामू से नाभी नाल संबंध बा, रांची के, अब हमनी के ये समझ लो। जी, बात कहली कि हाँ, पलामू के तो हम संदेश संदेश बा, और बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय तो ज्यादा हो गई, तो 15 मिनट देरी से स्टार्ट हो रहे, 20 30 25 मिनट देरी से मिल रहे, तो ठीक हो गई, जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई हम बात नहीं। चाहब कि आपन संदेश हम बताई, कोई लिखित नहीं है, खाली थोड़ा सा हुँ, गाइडेंस तो लेवे के हुई। ज़रूर। आज रउआ से बात करके कम से कम एगो तो बात बा कि बहुत लोग जो साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखल है, आज रउआ से बहुत प्रेरणा मिलल हुई उनकर। आउ जौन साहित्य के रउआ जियले ही हमरा समझ से आज बहुत लोगों के पता चलल हुई कि हमार पलामू में
साहित्य के कौन स्तर रहे जौन हिसाब से रुआ आज हमनी के इतना इन्फॉर्मेशन दिली, ओकरा से हमनी सबके आज पता चलल कि कौन स्तर के हमनी के साहित्य के जौन इतिहास बा उ बा। तो एकरा के जरूर जे भी युवा वर्ग होई ओकरा जरूर बढ़ाई। आज रुआ से बहुत रउरा ऐसा प्रेरणा स्रोत ही, लेकिन आज हमनी के समक्ष अइला पर निश्चित रूप से आज बहुत लोग रउआ से प्रेरणा ले ले होई। बहुत बहुत धन्यवाद हमरा पर एक कही थी लेकिन हम पहले अपन संदेश ये देव कि जरूर पलमुआ भाषा के बारे में जो आपने कहले ही हम कही थी कि अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक तो बड़ा चर्चित बात आयल है, तो जे थोड़ा सा समय देव। अभी जे रांची यूनिवर्सिटी में जे डिपार्टमेंट बा TRL डिपार्टमेंट ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज के, वो अपन स्वरूप विवादास्पद हो जाता बा दिनों दिन। एक उद्देश्य रहे कि चारों सब भाषा में 9 भाषा के पढ़ाई होला, 5 या 4 ये क्षेत्रीय और रीजनल। अभी सब में बिलगाव बात चल रही बा, कुछ राजनीति होल बा, हम मुंह खोले नहीं चाहब, लेकिन होल का बा इतना तो जानना चाहिए, पलामू के लोग के भी जानना चाहिए। काहे कि हम जो संदेश पलमुआ भाषा खातिर देव संदेश फिर व्यापक रूप धारी, काहे कि भी तो एक क्षेत्रीय भाषा है अपने के पलमुआ भाषा जो है से। तो ओपर मैं बताई कि अभी रीजनल लैंग्वेज के बहुत उपेक्षा कर बा, दोहरापन व्यवहार में बा। इसे पढ़ाई शुरू हो गई बा जनजातीय भाषा के आरंभिक स्तर से, स्कूल के आरंभिक स्तर से, और अभी ये 4-5 जो भाषा जरा में खोरठा बा और अभी देर हो गई सब कुछ है जे भी हो, ये सब पर नेगलेक्ट कर गल बा। और निश्चित रूप से में राजनीतिक षड्यंत्र के बू आवत बा, समय प्रकट करी। तो इसलिए एकरा हमने कोई कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करना चाह, कोई तरह एकरा माने नहीं चाह, बहुत गलत होइत बा। आगे खातिर पलामू के जे भाषागत एकता बा, भाषाई सामूहिकता जो बा, ओकर पर बहुत तीव्र आक्रमण होल बा। आ ये आक्रमण झारखंड के जे मूल स्वरूप बा, ओकर आत्मा पर ये आक्रमण होल बा, और जल्दी अगर एक उपचार नहीं हुई तो एक तरह से बहुत खतरनाक बात बा। दूसरा बात बा कि पलमुआ भी एक बोली बा, एक विषय में विवाद होई। हम इच्छा करे थी ठेठ पलामू में जो पहल हुई बा, हमरा इच्छा बा कि पलमुआ अपना क्षेत्र के वास्ते, चूंकि क्षेत्रीय भाषा बा, तब वहां से तो बंगाल के तो कोई लाभ नहीं हुई, लेकिन हुई कैसे हुई तो लंबा बात से बात नहीं करब। तो पलमुआ भाषा में बहुत संभावना बा। हम अनुराग बस या कोई तरह के प्रेजुडिस, कोई पूर्वाग्रह बस हम नहीं गई थी। हमरा एक में बहुत नजदीक से रहे का मौका मिल बा, तो देखले ही कि जैसे यहाँ के जो लोकगीत है, शिष्ट गीत है, अभी लोग जो भी रचना करी से अभी ठेठ पलामुए को उठा कर पढ़ रहे हो, जहाँ जहाँ प्रयास करके लोग लिखले बड़न, तो देखूं कितना बढ़िया ओकर में साहित्यिक सौंदर्य बा। और साहित्य के जे काव्यगत जो सौंदर्य होले चाहे ओकर से ओतप्रोत भाषा के प्रयोग होल बा। अब ओकर से प्रकट होल बा कि संभावना का बात पलमुआ में। तो पलमुआ के वास्ते भी एक जब ऐसे क्षेत्रीय भाषा के साथ हुई तो बात आगे जे भी हुई, लेकिन ये तो प्रस्ताव आइए जाना चाहिए कि पलमुआ को भी एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थान मिले, ये होना चाहिए। और जैसे कि हम ये आंदोलन में वहाँ डाल्टनगंज में रही, तो भाषागत आंदोलन हमने भाषा के मंच से झारखंड अलग प्रांत के लेकर के भाषा के क्षेत्र से हम राजनीति में ना जा सकते, कहे ना कि गवर्नमेंट सर्विस रहे तो कोई तरह से फुसक दिलक, कुछ कहलक तो प्रशासन के नजर में अच्छा नहीं, ये चलते हम कभी कभी शर्म नाम से भी लिख ले। तो ये यहाँ पर रह करके यहाँ पर जितना भी झारखंड के आंदोलन के यहीं से जय झारखंड पत्रिका निकालत रहन बीपी केसरी, और हम लोग के सबको के लेखकीय सहयोग, नैतिक सहयोग सब कुछ रहत रहे, मीटिंग सब में बैठत रही भी। तो अब बाद में जब रांची अले यहाँ रामदयाल मुंडा वगैरह, उस सब पर पूरा डॉक्टर रामदयाल मुंडा से भी नजदीक से बहुत नजदीकी रहा हमरा, जो वाइस चांसलर रहलन, तब से वहाँ यहाँ पर
जहाँ हम पोस्टेड रही वहाँ भी दोनों जा करके भेंट करना साथे जाए के सीजिए हूँ। तो ऐसे मौका बा यहाँ से आंदोलन चली। अभी हमनी के सांस्कृतिक और भाषिक आंदोलन हमने कर ले रही और उसका बहुत इम्पैक्ट बा। आदमी सोची ना कि हम लोग आंदोलन किए, ऐसे किए, नारेबाजी किए, नहीं, उसका तो इम्पैक्ट है ये है। जो तो बल की जरूरत है वहां आपने बल दिखाया, अपनी शक्ति अपनी क्षमता दिखाई, लेकिन जो भीतर से जो एक होता है आदमी में एक भावना पैदा करने, तो उसके लिए पलामू अपनी न्यायोचित मांग को लेकर के भाषा के स्तर पर जो संघर्ष शुरू होना चाहिए वो हो जाना चाहिए। हमरा कहे मतलब इट इज टाइम नाउ टू स्टार्ट, अब उसको स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब हम दो शब्द कही थी पलामू के बारे में, ज्यादा नहीं, चूंकि ठेठ पलामू के और संस्थापन बा ये आयोजन बा, एगो पलमुहा भाषा में एक ठो दो चार ठो लाइन हम गुनगुना दी थी। गावे के गारंटी नहीं ले, गला उला नहीं खे, लेकिन फिर भी हम गुनगुना दी थी पलामू के गीत। देखा एक में गौर करे के चीज बा, कहे कि अपने तो साहित्य के ही और जया जी भी तो वो बेटी बा हमार वो जो से कि साहित्य से संबंध रखला। तो एक में विशेषता मिली कि कैसे जो कवि बा वो हर चीज के मानवीकरण कर दिले बा। अब मानवीकरण तो काव्य के आत्मा बा, तो अलग से हमने कभी संजोग हुई तो गपो सब कर, तो मानवीकरण कैले बा ओकर में जितना भी निर्जीव वस्तु है, जितना ऑब्जेक्ट है, सब के एकदम मानवीकरण हुई बा। 4-5 लाइन बा ओकरा भर हम बता देती। एक साथ जुड़ल है मार्कंडेय प्रवासी, वो जो हम कहली ना हमरा दामाद के समधी हलन, समधी के पिताजी हलन, अब नहीं खनू तो वो है गीत के गावत हम यहाँ साहित्य समाज वगैरह में जब भी आयोजन होते रहे तो गावत में बड़ा मधुर कंठ रहे उनका। तो वो है हम गुनगुना दी थी कुछ अथी में, हम समझे थे कि कुछ अच्छा लगे। पनघट से पियास ले जाए, पनघट से पियास ले जाए, मोरा छलकत गगरिया तकत रही जाए, मोरा छलकत गगरिया तकत रही जाए। वाह वाह वाह। घरवा उदासल दुहरिया उदासल, घरवा उदासल दुहरिया उदासल, रही गईले पनघट के जियरा पियासल, रही गईले पनघट के जियरा उदासल। नैया के अचेरा, नैया के अचेरा भिजत रही जाए, भिजत रही जाए, मोरा छलकत गगरिया तक। पूरा नहीं सुना पर लिखा है कि उतना हमारा स्मरण नहीं रहे। कोनो बात नहीं, वाह कोनो बात नहीं। और 2.5 मिनट 2 मिनट के समय दे दी हूँ। अंत करेला का है कि अगर नागपुरी सबके ना कुछ रही तो हमरा तो फिर अजस हो जाए कि कुछ न, तो एक छोटा सा एकरा में देखा रहे ना एक तो ओकर जी 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 देखो नागपुरी में काव्य वगैरह गीत कविता वगैरह बहुत लिखी ला, विशेष करके आग्रह लिखे थे और तुकांते के, और एक तरह से समझो कि बहुत वेलकम बा। लेकिन कुछ पारंपरिक गीत में भी हाथ बढ़ेले तो ओकर छंद, नागपुरी गीत सबके छंद रचना के अलगे व्याकरण बा, बड़ा गूढ़ बा, ओकरा में पीएचडी वगैरह कर ले सब। तो एक तो गीत हम लिखले ही, असल हम ओकर अब गीत में विधा में ओकर का नामकरण होई से सही नहीं बताए, गलत बात मंच से नहीं बोले चाहिए, वो समझ जाइए लोग। एकरा में हम श्लेष और यमक और वक्रोक्ति
तीन ठो अलंकार के प्रयोग है। ये तो कह के कवि काव्यम करोति अर्थं कुर्वन्ति पंडिता, अर्थ करो पंडित बने। हम तो बने जो लिखले इसे सुना देते पर बाद में जो तो ये नागपुरी के हम सुना देते उनके छोटा सा गीत है। धन 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 धने धन हाय धन कहाँ धन, धन धन धने धन हाय धन कहाँ धन, धन बदे मरत जहान, ए भाई धने बदे हरत परान। हमको अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो आगे है समय कम तो कामे भर धनो बेस बेसी धान करे क्लेश, कामे भर धनो बेस बेसी धान करे क्लेश, हाय हाय आठो घड़ी जान, हाय हाय हर घड़ी जान, ए भाई धने बदे हरत परान। अगला पद है निन्यानबे कर फेर नहीं छूटे एको बेर, निन्यानबे कर फेर नहीं छूटे एको बेर, धन मृग जल के समान, ए भाई धने बदे हरत परान। अंतिम पंक्ति है बाटू धन करी जगह के काला हरी, धन को समानता से बांटिए। बाटू धन समकरी जगह के काला हरी, सब कर होवी कल्याण, ए भाई सब कर होवी कल्याण, ए भाई धने बदे हरत परान। धन के लिए जो हो रहा है, और ये जो पूरा दर्शन है पूंजीवाद लेफ्ट राइट सबका ये एक छोटा सा फार्मूला है कि धन को समानता पूर्वक बांटिए, जो प्रकृति से मिला हुआ धन है उसको तो हुआ। तो खैर यही हुआ नागपुरी वाली। वाह। तो हर शुरुआत के अंजाम हो खला, हर शुरुआत का एक अंजाम होता है। हर जो कार्य हम शुरू करते हैं उसको एक अंत तो देना पड़ता है, और हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं इस कार्यक्रम में, और बड़ा ही अच्छा लगा कि धनेंद्र प्रवाही जी आज हमारे साथ जुड़े, और बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी, बहुत जानकार, बहुत ज्ञानी। अगर इस समय में बहुत ज्यादा शब्द मैं नहीं खोजूं तो एक अंग्रेजी का शब्द जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो है जीनियस। तो रउआ हम इतने कह सकीला, हमरा पास बहुत शब्द नहीं रउआ धन्यवाद कहेला, लेकिन हम हाथ जोड़ के रउआ कहत ही कि सही में रउआ कुछ ही तो ओकरा जीनियस अगर कुछ होत होई तो रउए जैसन होत होई, और रउआ सही मायने में जीनियस ही। जिस तरीका से रउआ आज हमनी के समय दिली, जितना कुछ हमनी के आज जाने के मिलल, हमरा समझ से बहुत बहुत लोग आज एकरा खातिर रउआ कृतकृत्य हो गए हुई हैं, कृतार्थ हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज रउआ आइली। हमरो धन्यवाद और शुभकामना स्वीकार कर जाए। ये चलते कि अवसर मिलेला चाहिए तो बहुत हमारा यहाँ स्थानीय दूरदर्शन में भी और चैनल सब में भी अवसर मिलल, लेकिन इतना स्थिरता पूर्वक इतना बढ़िया से अब दूरदर्शन हो गए समय के प्रतिबंध रहला। आज तो समय की सीमा हमने लांग दिली, लोगों मिल गली, हमहू हो गली, तब जे हो या ठेठ पलामू के तनी भारे पड़े तो पड़े, लेकिन हम समझे थी कि ठेठ पलामू के भी बहुत हो, हम ठेठ पलामू के प्रति बहुत अपन शुभकामना सद्भावना प्रकट करे थी। और हम एक तरह से अब ये हम घोषणा करी थी कि ठेठ पलामू एक दिन पलामू की इंसाइक्लोपीडिया बन के रही, बस यही तरह की विविधता रहे और अपन यही तरह से कार्य कर जाए। अपन के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उपकार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे धनेंद्र प्रवाही जी। क्या व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्तित्व। बहुत ही गर्व होता है कि हमारे पलामू से संबंधित ऐसे लोग हैं। एक बात जो उन्होंने कही कि इट इज द टाइम नाउ टू स्टार्ट,
यह बात उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि अपनी माटी और अपनी बोली जो होती है, उसका रिस्पेक्ट करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए यहाँ के बाहर के लोग नहीं आएँगे। हम और आप ही इसका सम्मान कर सकते हैं। तो अपनी माटी और अपनी बोली का सम्मान सर्वदा कीजिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही कार्यक्रम में। धन्यवाद।